गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या लिखा था लास्ट में? हाँ, अगला पॉइंट लिख लीजिए। वर्तमान। अगला अगला जहां से आपने लिखा था उसी के आगे से लिखना है। वर्तमान विश्व व्यवस्था में वर्तमान विश्व व्यवस्था में नया शीत युद्ध उत्पन्न हो रहा है। वर्तमान विश्व व्यवस्था में नया शीत युद्ध, नवीन शीत युद्ध उत्पन्न हो रहा है। अमेरिका अमेरिका और चीन के बीच नया शीत युद्ध उत्पन्न हो रहा है और अमेरिका और चीन के बीच संघर्ष, अमेरिका और चीन के बीच संघर्ष बढ़ रहे हैं। अमेरिका के साथ ब्रिटेन, अमेरिका के साथ ब्रिटेन, जापान, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे राष्ट्र साथ हैं, जैसे राष्ट्र साथ हैं, जबकि जबकि चीन के सहयोगियों में रूस, उत्तर कोरिया, ईरान, जबकि चीन के सहयोगियों में रूस, उत्तर कोरिया, ईरान जैसे प्रमुख राष्ट्र है। ईरान जैसे प्रमुख राष्ट्र है। इसलिए एक खास बात आप देखेंगे, जैसे 1947 के बाद, अब देखिए वर्ल्ड ऑर्डर को ध्यान में रखना है। हमें तो आज के वर्ल्ड, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर, अब दुनिया में जिसे कहते हैं व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब है किस तरीके से, आप अगर ऐसा देखेंगे कि 1947 से 1991 के बीच एक ऐसा शीत युद्ध था, कोल्ड वॉर था। वार नहीं था, क्या था? अच्छा, वार और कोल्ड वॉर में क्या फर्क होता है? ये कोल्ड वॉर का समय था जहां संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस और यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर, तो ये दुनिया बटी हुई थी, जहां पे एक तरफ था नेटो, दूसरी तरफ था वारसा। वारसा मतलब पोलैंड की राजधानी, नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो दुनिया में ये क्षेत्र था जहां पे युद्ध की संभावनाएं बनी हुई थी। ये सीधे युद्ध नहीं होते थे, प्रत्येक राज्य दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता था, सीधा भिड़ने से परहेज करता था। यानी कई बार साइकोलॉजिकल वॉर होता है, उसे कहते हैं कोल्ड वॉर। कई बार क्या होता है, लुका छिपी वाला वॉर होता है। कई बार हम दुश्मन को नुकसान पहुंचाने का हर प्रयास करते हैं, सीधे लड़ने से बचते हैं। ये कोल्ड वॉर था। तो आप याद रखिए, इस समय भारत गुटनिरपेक्ष पॉलिसी फॉलो करता था। तो भारत ने इस समय कहा था, न तो हम नाटो के साथ जाएंगे, न वारसा के साथ जाएंगे।
1991 से लेकर लगभग, आप मान लीजिए कि अभी बिल्कुल एक एग्जैक्ट डेट बता देना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। 1991 से लेकर लगभग 2001 तक अमेरिका का प्रभुत्व दुनिया पर बड़ा जबरदस्त था। इस पूरे विश्व पर अमेरिकी प्रभुत्व का डोमिनेंस था 91 से 2001 के बीच का, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं दुनिया एक ध्रुवी हुई, यानी एक बड़ा चेंज आ रहा था, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसका उत्तराधिकारी रसिया हुआ, और चाइना इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो अमेरिका का जवाब दे सके। इसी बीच में नेटो का विस्तार लगातार होता चला गया। अमेरिका की एक ध्रुव, जिसे कहते हैं पोल, यहाँ क्या है, दो पोल। चुंबक में कितने पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। पोल का मतलब शक्ति का केंद्र। इस क्लास में कितने पोल हैं, ये बताइए। इस क्लास को अगर हम कहें कि इस क्लास में सबसे शक्तिशाली कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ओ माय गॉड, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद दोस्तों। बताओ, जवान बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ और मैं शक्तिशाली हो गया, कमाल की बात है। तो मेरे बच्चों, आप याद रखो, अगर आप में से कोई एक बच्चा ये दावा करता है कि मैं पूरी क्लास को अकेले संभाल लूंगा, तो क्लास यूनिपोलर होगी। बात को ऐसे देखिए, आपके घर में एक शक्तिशाली है, दो शक्तिशाली है, शक्तियां तीन में बटी हुई है। अगर मम्मी सबसे शक्तिशाली है तो परिवार है यूनिपोलर, एक ध्रुवी। मम्मी और पापा में शक्तियां बटी हुई है, परिवार है बाईपोलर। और चिंटू मिंटू भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो शक्तियां कैसी होगी, मल्टीपोलर। इस समय इंडियन पॉलिटिक्स बाईपोलर है या मल्टीपोलर है, मल्टी, जहां मर्जी वहां यूज कर लीजिए। आपका हॉस्टल कैसे है, यूनिपोलर, बाईपोलर या मल्टीपोलर। यानी जहां एक व्यक्ति शक्तिशाली है वो यूनिपोलर, वैसे दुनिया में होगा। जहां शक्ति के दो केंद्र वो बाईपोलर, जहां शक्ति के मल्टीपल केंद्र वो मल्टीपोलर। और हमने पहले बता दिया है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शक्तिशाली लोगों के तो पूरा खेल है। शतरंज सिपाही खेल थोड़ी होता है, शतरंज राजा और क्वीन का खेल होता है। तो अब उसमें वजीर थोड़ा जाता है, बाकी हाथी घोड़े तो हम दौड़ाए रहते हैं ऐसे। इस वजह से हम पोल की बात करते हैं। तो दुनिया बाईपोलर थी, अब दुनिया यूनिपोलर हो गई, ये बहुत बड़ा चेंज आया। लेकिन वर्तमान दुनिया यूनिपोलर तो नहीं है। अगर हम वर्तमान विश्व देखें तो कहा जाता है कि वर्तमान विश्व या तो मल्टीपोलर है, या कह लीजिए फिर से एक तरीके से बाईपोलरिटी आ रही है। फिर से बाईपोलरिटी आ रही है और मैदान में एक नया खिलाड़ी आ गया है। याद रखिए, जंगल वही है, शेर बदल जाता है। दुनिया के नियम एक ही हैं, दुनिया पावर से चलती है, बस कौन पावरफुल होगा ये समीकरण बदल जाता है। इस वजह से आज अमेरिका, जरा सोच के देखिए, अमेरिका की बात माननी पड़ेगी। पिछले 100 सालों से इस पूरी दुनिया पे अनडाउटली जो कंट्रोल है पूरी दुनिया पे, अमेरिका का है। अर्थ के मामले में, सैनिक के मामले में, विचार के मामले में। हॉलीवुड की फिल्में देखते कि नहीं देखते, पिज्ज़ा बर्गर ये सब मैकडोनाल्ड कहाँ से आया, याद रखिए। अमेरिकी जीवन शैली लोगों को आकर्षित करती है। दुनिया का हर तीसरा युवा व्यक्ति अमेरिका जाना चाहता है। और हमारे यहाँ पंजाब तो उड़ रहा है, उड़ता पंजाब है। पंजाब और गुजरात के लोग अमेरिका जाने के लिए बिल्कुल बेसब्र हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि हर दूसरे महीने कोई न कोई एक फ्लाइट पकड़ी जाती है अवैध शरणार्थियों को लेके जाने वाली। और अमेरिका जाने वाले कई लोग तो ये सब बहाने करते हैं। आपने जो मूवी अभी कौन सी थी जो शाहरुख खान की आई थी, डंकी, डंकी में सच कहानी है। कई लोग तो अमेरिका इसलिए बसना चाहते हैं कि वो झूठ मूठ बोल देंगे कि हमें भारत में वो सताया जा रहा है, भारत में हम पीड़ित हैं, जिससे वो हमें आश्रय दे दें, एसाइलम दे दें, शरण दे दें। ऐसी सी बातें करते हैं वो।
अमेरिका एक ड्रीम लैंड है मेरे बच्चों, एक सपनों की दुनिया है जिसका नाम क्या है? ये तो बाकी लोग कहते हैं अमेरिका ऐसा है, शोषणवादी है, ये है। अगर अमेरिकन की नजर में अमेरिका देखिए, पैराडाइज है, संपन्नता का केंद्र। जरा सोच के देखिए, जहां की इकोनॉमी कितनी है, $22 ट्रिलियन। तो अगर ये अमेरिका है तो अमेरिका तो चैलेंज, अमेरिका को चैलेंज सोवियत संघ ने कोल्ड वॉर में किया था, सैनिक रूप में, आर्थिक रूप में नहीं। लेकिन अमेरिका के चैलेंज को पिछले 100 सालों में सबसे बड़ा प्रभुत्व को चैलेंज कौन दे रहा है? चाइना का चैलेंज सैनिक तो ही है, सबसे बड़ा क्या है? आर्थिक। यानी आज की दुनिया फिर से ऐसा लग रहा है कि बाइपोलरिटी में जा रही है। वैसे एक ही व्याख्या दुनिया की नहीं होती भाई, दुनिया की व्याख्या एक ही नहीं होगी। तो लोग कहते हैं नहीं भाई, रसिया को आप कैसे छोड़ सकते हैं, इंडिया भी तो है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। तो दो व्याख्या है। कुछ लोग कहते हैं, मतलब ये तय है दुनिया यूनिपोलर नहीं है, लेकिन मल्टीपोलर है या बाइपोलर है, इसमें थोड़े मतभेद आ सकते हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं 21वीं शताब्दी में ऐसा पहली बार होने जा रहा है, चाइना दुनिया को लीड करने जा रहा है। बहुत बड़ी बात है मेरे बच्चों, गुदड़ी का लाल है चाइना। चाइना गुदड़ी का लाल है या नहीं है? कैसे है? चाइना गुदड़ी का लाल कैसे हो गया? अरे एशिया का राज्य है, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का इतिहास 300 साल पुराना है। वेस्टफीलिया संधि से शुरू होता है। वेस्टफीलिया संधि से लेकर आज तक इन 300 सालों में, 1000 साल 5000 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी इतिहास में तो अलग अलग उतार चढ़ाव रहे हैं। इन 300 सालों में दुनिया पर पश्चिम का आधिपत्य रहा है, जिसे कहते हैं यूरो अटलांटिक वर्ल्ड। कभी पुर्तगाल ने लीड किया, कभी फ्रांस ने, कभी ब्रिटेन ने, दुनिया के लोगों ने चलाया। और आप जानते हैं हमें क्या कहते हैं? एशिया। ये एशिया कहते हैं असभ्यों का, असभ्य, अनसिविलाइज, बैकवर्ड। हम क्या थे? बैकवर्ड। बिला वजह कोई यहाँ कहता है मैं फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड। हम सब क्या थे? चाइना भी तो वैसे ही था। ये यूरोपीय और अमेरिकी एशिया को कुछ समझते नहीं थे। और अफ्रीका, डार्क कॉन्टिनेंट, अंधेरों का महाद्वीप। अफ्रीका अंधेरे में, एशिया पिछड़े में, और दीपक लेकर कौन बैठा था? यूरोप। लंदन में कहा जाता था लंदन में सूरज नहीं ढलता बच्चों। अच्छा, लंदन में ये बात पावर के संदर्भ में भी कही जाती है भाई, उपमा में कही जाती है। एक जोग्राफिकल फैक्ट भी है कि लंदन में रात बड़ी छोटी होती है। लंदन में रात होगी, रात में 10 बजे, 10 बजे वहां शाम होती है, रात में 10 बजे, और सुबह 4 बजे दिन निकल जाता है। कुल मिलाकर सोने का बहुत कम समय उन लोगों को मिला, इसलिए पूरी दुनिया ही कंट्रोल कर लिया। और हमारे यहाँ बच्चों का कभी सुबह 8 बजे क्लास रख दो, बच्चे ऐसे आंख मिचते हुए क्लास पहुंचते हैं, सर आ गए क्या? हमने कहा हाँ मैं आ गया हूँ, आ जाओ। रात में 10 बजे सो रहे हैं, 8 बजे तक नींद नहीं खुल पा रही है, तो कैसे दुनिया जीतोगे मेरे बच्चों? एक जमाना था लंदन से दुनिया चलती थी। महारानी ने कह दिया हाँ तो सबने कहा हाँ, महारानी ने कहा ना तो सबने कह दिया ना। इसके बाद अंकल सैम, अमेरिका। अमेरिका को लैटिन अमेरिकी देश कहते हैं अंकल सैम, यानी पूरी दुनिया कंट्रोल करते हैं अंकल सैम। आने वाली दुनिया पे कंट्रोल होने वाला है ड्रैगन का ड्रैगन, सी जिनपिंग, मोस्ट पावरफुल। आज की दुनिया में पूरे शतरंज के खिलाड़ी खेलने वाला एक व्यक्ति है जो पर्दे के पीछे से सारा गेम चला रहा है। कौन है? सी जिनपिंग। और अमेरिका के लिए, इसलिए आप याद रखिएगा दोस्तों, ये ट्रंप की भाषणबाजी थी। अब आपको करंट अफेयर में क्या लगता होगा? ट्रंप राष्ट्रपति बन गए और ट्रंप ने कहा कि एक बार मैं आऊंगा, यूक्रेन का वार खत्म हो जाएगा, फिलिस्तीन का वार खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। वार खत्म नहीं हो सकता, बढ़ेगा ही। मामला इन दो पहलवानों के बीच का है। ये जॉन सीना वर्सेस रे मिस्टीरियो। बाकी यूक्रेन, ताइवान, ये रसिया प्यादे हैं,
क्या दे? मास्टर खिलाड़ी कौन है? कमान चाइना के हाथ में है, और चाइना जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक, सीधी सी बात है। गांव का एक प्रधान है, गांव का एक प्रधान है, अब वो चाहता है कि दूसरे प्रधान को हरा के चुनाव जीत जाए, और आप गांव में शांति लेकर दौड़ रहे हो। जुबानी बात हो सकती है, प्रयास करके देख लेना, सम्मेलन करने में कोई बुराई नहीं है, होगा नहीं। दुनिया ट्रांजिशन में जब भी एक गुदड़ी का लाल उभरता है, पावरफुल व्यक्ति उसको रोकने का प्रयास करेगा। इसलिए मेरे बच्चों, चाइना ने अमेरिका को उलझा रखा है यूक्रेन के फ्रंट पे। चाइना ने अमेरिका को उलझा रखा है ईरान के साथ। अगर अमेरिका, यूक्रेन, ईरान दोनों में उलझा रहेगा तो धीरे से चाइना आ जाएगा, ताइवान को कब्जा करके चला जाएगा। 3 फ्रंट पे आप लड़ पाएंगे क्या? लेकिन अमेरिका भी कम उस्ताद नहीं है। अमेरिका ने भी अपने पत्ते खोल रखे हैं। अमेरिका, अब सवाल जब इन दोनों की लड़ाई का है, ये लड़ाई तो यही वर्ल्ड ऑर्डर है। आईआर में यही बात है कि वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा यही बना रहेगा, जहां भी जाएंगे वही बना रहेगा। सवाल ये है, अमेरिका कह रहे हैं भारत तुम हमारे साथ आ जाओ, चीन कह रहा है देखो तुम्हें अमेरिका भड़काने का प्रयास कर रहा है, ये एशिया का राइज है, हाथ मिलाओ हम साथ साथ। चीन का राइज नहीं होगा, एशिया का राइज होगा। बात कैसे सुनने में लगी? राइज ऑफ चाइना या राइज ऑफ एशिया? क्या? राइज ऑफ चाइना को राइज ऑफ एशिया में बदला जा सकता है कि नहीं? इसलिए याद रखिए, अगर इंडिया इधर आ गया तो बैलेंस इधर भागेगा। हम किधर जाए? अब देखो मेरे बच्चों, मामला फंस गया। राह कौन सी जाऊं मैं? चीन चीन इस समय लेकर बढ़ रहा है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका लेकर बढ़ रहा है क्वाड। और याद रखिए, जो इधर है वो इधर नहीं है, जो इधर है इधर नहीं है। अमेरिका दोनों, भारत दोनों तरफ से। अरे मेरे दोस्तों, बारात में गए हैं तो या तो बाराती से होंगे या तो घराती से होंगे। दोनों के साथ या एक के साथ? आप ही ज्यादा होशियार हैं आप लोग। दोनों के साथ, एक से काम नहीं चलता क्या? अच्छा, दूसरी बात, जब दोनों के साथ रहेंगे तो एक अलाइनमेंट या मल्टी अलाइनमेंट? नॉन अलाइनमेंट क्यों नहीं? नॉन अलाइनमेंट क्यों नहीं? क्योंकि नॉन अलाइनमेंट का थीम था कि हमें सामरिक संबंधों की बात नहीं करनी है, हमें किसकी बात करनी है? शांति, हथियारों की दौड़ का विरोध करना। नेहरू की पॉलिसी और आज की पॉलिसी एग्जैक्टली एक जैसी है, बस एक अंतर है। अभी बस एक बात, हमने जेब में बंदूक रखी है, उसके बाद मोहल्ले में शांति की बात करिए। एक AK-40 सिंबल लेकर मोहल्ले में बैठ जाइए और कहे भाइयों शांति होनी चाहिए, आपकी बात सब सुन लेंगे। और अगर पता चल गया कि फुक्कड़ है ये, हट शांति की बात कर रहा है, 2 फुक्कड़। मेरे गांव में एक व्यक्ति थे, जो भी झगड़ा होता था जाके हल करने का प्रयास करते थे, पिट के चले आते थे। इसलिए मेरे बच्चों, यही फर्क है। हमारे पास अभी पावर है, उसके साथ जब हम शांति की बात करेंगे बात आएगी। और हमारे यहाँ व्यवहारिक है, ये तो महाशक्ति हैं, इनकी तो आर्थिक शक्ति जबरदस्त है। ये चाहते हैं दुनिया में लड़ाई हो, हथियार बेचने वाले सबसे बड़े देश यही है। और चाइना आगे बढ़ चुका है। सबसे नाजुक परिस्थिति हमारी है। याद रखो मेरे बच्चों, 145 करोड़ लोगों के भारतीयों को लेकर चल रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, उनको भी खटाखट फटाफट खटाखट क्या क्या देना है देख ही रहो। चाइना ने टेक ऑफ कर लिया है, अमेरिका उड़ रहा है, और हम अभी रनवे पे दौड़ रहे हैं। अमेरिका का सिलेक्शन हो गया है, चाइना ने एग्जाम पास कर लिया है, हमारा पीटी अभी क्वालिफाई हुआ है। बताइए हमारी कंडीशन कहाँ है? एक बार इनके भी सहज है, दोनों से माल लेके अपने पावरफुल, अपना काम बनता। लिख लो मेरे बच्चे, यही तो है मल्टी अलाइनमेंट। क्या लिखा आपने?
क्या? हाँ, अगला अगले पैराग्राफ से। भारत भारत एक और अच्छा खास बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग। देखिए चैलेंज फॉरेन पॉलिसी में आता है, सुबह मैं किसी और के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, शाम को किसी और के साथ। अरे और साथ क्या मतलब? सुबह में हिस्ट्री वाले सर के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, शाम को रामेश्वर वाले सर से। क्या समझा आपने? ज्यादा समझने का नहीं मेरे बच्चों। दोस्त दोस्त रखना हमेशा प्रॉब्लमेटिक होता है। देखिए दुनिया बड़ी अजीब सी है, मतलब एक रखो तो दिक्कत है, दो तो दिक्कत है। इसलिए मुझे सबसे अच्छी फिल्म लगती है नो एंट्री। नो एंट्री से आपने क्या सीखा? यानी एक संबंध से भरोसा करना मुश्किल है। एक खास बात है, अभी अभी मोदी जी जा रहे थे एससीओ की बैठक में, ब्रिक्स। जब भी एससीओ की बैठक में जाते हैं, अमेरिका से फोन खड़क जाता है। अमेरिका, बाइडेन ने कहा मोदी जी आप किसके साथ हो? मोदी ने कहा हम आपके साथ हैं। कहा यहाँ क्यों जा रहे हो? उनका यहाँ रूस को समझाने जा रहे हैं कि वार बुरा है। उनका हाँ जाओ जाओ तब जाओ। ये कह रहा है यहाँ से, इसके देश से रूस, ये कह रहे हैं रूस से तेल मत खरीदो। हमने कहा रूसी तेल नहीं खरीदेंगे तो हमें यही कहो और कहीं सस्ता तेल दिलवाओ। और दोस्तों एक जमानत, हमारा सारे तेल के टैंकर जाते थे सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने कहा यार गुरु तुम दिख नहीं रहे हो आजकल, जा कहाँ रहे हो? हमने कहा सस्ता मार्केट मिल गया है वजीराबाद का। तो मेरे बच्चों बात सीधी सी है, इनके साथ रहने के अपने फायदे हैं, इनके साथ रहने के अपने फायदे हैं। और हमारी सीधी कंडीशन क्या है? दोनों के साथ रह के अपने आप को शक्तिशाली बनाना। यही इसमें मॉरलिटी कुछ नहीं है, भावनात्मक थोड़ी होना है। हाँ डिफिकल्ट है। आज की डेट में इंडिया ही केवल एक ऐसा मेजर पावर है जो दोनों रास्ते पर पांव रखे हुए है। और दो नाव पर पांव रखना, लिख लो मेरे बच्चे, क्या लिखता है? क्या? भारतीय, हाँ, भारत एक और, भारत एक और, भारत एक और अमेरिका के साथ एक और अमेरिका के साथ सामरिक संबंध को सुदृढ़ कर रहा है। भारत एक और अमेरिका के साथ सामरिक संबंध को सुदृढ़ कर रहा है। तो दूसरी ओर रूस के साथ दूसरी ओर रूस के साथ सदाबहार मित्रतापूर्ण रूस के साथ सदाबहार मित्रतापूर्ण संबंध को बरकरार रखा गया है। सदाबहार मित्रतापूर्ण संबंधों को बरकरार रखा गया। नाम क्या है? सदाबहार। संबंध कैसा होना चाहिए? कुछ कुछ संबंध मौसमी होते हैं। ये मौसम आया, संबंध टूट गए। रूस के साथ हमने किस एडजेक्टिव का प्रयोग किया है? एवरग्रीन। यह रूस हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो। और सदाबहार का मतलब ही होता है
कि हर परिस्थिति में जो देश हमारे साथ खड़ा रहता है वो रसिया है। तो रूस हमारा दोस्त है, इसलिए रूस को अगर आप देखिए फॉरेन पॉलिसी में बड़ा स्पष्ट जवाब होता है। अगर हमें ऐसा लगता है कि अमेरिका के साथ अगर अमेरिका रूस दोनों कंपेयर करें तो स्वाभाविक रूप में अमेरिका एक भारी पार्टनर है। अमेरिका का वजन ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, तकनीकी ज़्यादा है, प्रभाव ज़्यादा है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका के नाते हम रूस को छोड़ दें और कल अमेरिका ही रूस के साथ संबंध बना ले तो यही बात बाइडेन ट्रंप के बीच में यही तो अंतर हो रहा है। और याद रखिए हमारे लिए परफेक्ट कंडीशन क्या है, अमेरिका रूस के बीच दोस्ती हो जाए। बेसिक व्यवस्था फॉरेन पॉलिसी को तय करती है। अगर अमेरिका रूस के बीच टकराव होगा तो हमें हर फ्रंट पे नुकसान होगा। चाइना अमेरिका चाइना रसिया की भागीदारी और बढ़ेगी। रसिया चीन के साथ आना हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर अमेरिका और रूस एक साथ आ गए तो हमारा तो झंझट ही खत्म हो जाएगा। इधर स्वाभाविक रूप में चाइना के खिलाफ हमारी रणनीति बेहतर होगी, रूस का चीन के प्रति झुकाव कम होगा, अमेरिका का इस वजह से भारत पर गुस्सा कम होगा कि हम रूस के साथ क्यों जा रहे हैं, मामला ही हल हो जाता है। इसीलिए फॉरेन पॉलिसी केवल डोमेस्टिक फैक्टर्स नहीं तय होती, उसमें क्षेत्रीय वैश्विक परिस्थितियां बड़ी प्रभावकारी भूमिका का निर्वाह करती हैं। तो यही तो मल्टी अलाइनमेंट है। आगे क्या लिखा आपने? और भारत यह निरंतर प्रयास कर रहा है भारत यह निरंतर प्रयास कर रहा है कि अमेरिका और रूस के बीच संबंध मित्रतापूर्ण हो जाए। अमेरिका रूस के बीच संबंध मित्रतापूर्ण हो जाए और भारत दोनों महाशक्तियों के साथ सहयोग के द्वारा अपनी आर्थिक और सैनिक क्षमता का विकास कर सके। दोनों महाशक्तियों के साथ सहयोग के द्वारा अपनी आर्थिक और सैनिक क्षमता का विकास कर सके। आर्थिक और सैनिक क्षमता का विकास कर सके। अंतिम पॉइंट, अमेरिका विश्व की तकनीकी आर्थिक महाशक्ति है। अमेरिका विश्व की तकनीकी आर्थिक महाशक्ति है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था अत्यधिक सुदृढ़ हो चुकी है। चीन की अर्थव्यवस्था अत्यधिक सुदृढ़ हो चुकी है। इसलिए भारत मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपना रहा है। इसलिए भारत मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपना रहा है। इसलिए भारत मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपना रहा है। तो ये है मल्टी अलाइनमेंट। अब देखिए यही बात हम बार बार रिपीट करेंगे और ये वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा नहीं। जब आप एग्जाम देंगे तब भी तो चीज़ें इतनी जल्दी बदलती नहीं। चुनाव की भाषणबाजी अलग है, चुनाव में कभी कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन संरचनाएं अभी लगभग प्रॉब्लमेटिक है। अब इसी बात को करंट अफेयर क्या होगा,
कल के लिए अगर वाकई अमेरिका रूस के बीच में कोई अच्छी प्रगति हो जाती है, इसे बहुत अच्छा माना जाएगा। भारत के लिए तो मौजे मौजा हो जाएगा। इसी वजह से आप देखोगे कि चाइना चाह रहा है कि भारत अमेरिका की तरफ न जाए, अमेरिका चाह रहा है कि भारत रूस की तरफ न जाए, और हम चाह रहे हैं कि भारत रूस और अमेरिका एक साथ आ जाए। इसलिए हर आदमी के अपने अपने गणित होते हैं, हर आदमी के अपने अपने कैलकुलेशन है। तो पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती रहती है। यही है मल्टी अलाइनमेंट। अब हेडिंग चेंज कर लीजिए। 90 के बाद दूसरा चेंज क्या आया? अगला हेडिंग गुजराल सिद्धांत। अगला हेडिंग है गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन कह लीजिए या कह लीजिए पड़ोसी पहले, नेबरहुड फर्स्ट। नेबरहुड फर्स्ट। सवाल यह है पड़ोसी पहले क्यों? इसका मतलब है हम इस बात को दिखाना चाहते हैं कि यानी अगर हम पड़ोसी पहले की बात करें तो 1996 में गुजराल उस समय विदेश मंत्री थे, क्योंकि ये भी विदेश नीति में एक बदलाव है या स्थायित्व भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कहा गया कि 96 के पहले, अब 96 में गठबंधन सरकार थी। इससे दिखता है कई बार अगर सरकार गठबंधन ही क्यों न हो, लेकिन फॉरेन पॉलिसी बनाने वाला व्यक्ति अगर विदेश नीति में दिलचस्पी रखता है तो उसके बावजूद भी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो 96 में विदेश मंत्री थे, बाद में गुजराल 2-4 महीने के लिए प्रधानमंत्री भी बने। जिस समय देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे उस समय गुजराल विदेश मंत्री थे, और पहली बार जब उन्होंने कुछ ऐसी बात कही कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने को, इसी बात को कहा गया गुजराल सिद्धांत। उन्होंने शब्द का प्रयोग नहीं किया था, उन्होंने कुछ बात कही कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, गुजराल आईआर के एक्सपर्ट भी थे, इंटरेस्ट था उनका आईआर में। और एक भवानी सेन गुप्ता एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, आर्टिकल में नाम दे दिया गुजराल सिद्धांत या गुजराल डॉक्ट्रिन, तो उसी से शब्द बड़ा फेमस हुआ, गुजराल सिद्धांत। तो सवाल ये है पड़ोसी पहले या महाशक्ति पहले? पड़ोसी पहले या क्षेत्र पहले? कौन पहले? आप क्षेत्र का मतलब क्या समझ रहे हैं? आप जब कह रहे हैं पड़ोसी पहले क्षेत्र पहले, क्षेत्र का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? हम भारत का क्षेत्र क्या है? अच्छा, क्षेत्र तो भाई क्षेत्र साउथ एशिया भी हमारा रीजन है, उसके बाद एक्सटेंडेड पश्चिम एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये उसको आगे बढ़ा देंगे तो कोई एशिया तक चला जाएगा मामला, ये रीजन में आ जाएगा। एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बात गुजराल से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि इसके पहले पड़ोसियों के प्रति हमारी कोई पॉलिसी नहीं रही? तो उनका देखिए पॉलिसी बहुत स्पेसिफिक नहीं रही। यानी बात कही जाती है कि नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तब उनके लिए पड़ोसी के बजाय एशिया अफ्रीका की एकता का सिद्धांत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो कहा करते थे एशिया अफ्रीका एकता, तीसरी दुनिया की एकता। स्पेशली उन्होंने पड़ोसी देशों के बारे में बातें कम कही हैं। वैसे तो पंचशील का सिद्धांत था ही, पड़ोसी के लिए 5 शांति के सिद्धांत, यानी सबकी संप्रभुता का सम्मान करिए, किसी पर आक्रमण न करिए, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व रखिए, दूसरे के मामले में हस्तक्षेप मत रखिए।
ये बात बड़ी ध्यान देने की है कि इंटरनेशनल रिलेशन में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कानून है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के क्लॉज 1 में बात लिखी गई है कि दुनिया के हर राज्यों की संप्रभुता समान है। बात को ध्यान में से सुनने की है, दुनिया के हर राज्यों की संप्रभुता समान है, शक्ति समान नहीं है। जैसे हम पॉलिटी में कहते हैं विधि के समक्ष समानता, अब भारत में हर व्यक्ति विधि के समक्ष समान है, लेकिन हर व्यक्ति की हैसियत एक जैसी नहीं है। आर्थिक रूप में कोई अमीर है, कोई गरीब है, पावर के मामले में कोई अमीर है, कोई गरीब है। तो वैसे ही दुनिया में अमेरिका हो, नेपाल हो, भूटान हो, सबकी संप्रभुता समान मानी जाएगी। तो अगर ध्यान शब्द को सुनिए, अगर सबकी संप्रभुता समान है, इसका मतलब है किसी भी महाशक्ति को दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह संप्रभुता का तार्किक परिणाम है। फिर आपको याद दिला दें, अहस्तक्षेप और हस्तक्षेप एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि हर विषय में अपनी अपनी शब्दावली होती है। तो जब IR की हम शब्दावली की बात करते हैं तो बहुत ध्यान सुनने की जरूरत है। जब कहते हैं नॉन इंटरवेंशन, अहस्तक्षेप, यानी IR का सिद्धांत ये है कि भाई आपके घर में कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब आप रात में जाके अपने कमरे में पढ़ रहे हैं, पड़ोसी कहीं से कोई खिड़की उड़की खुली वहीं जाके झांक रहा है, आपके घर में क्या होगा? हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का दूसरा एग्जाम्पल आपको बता दें, अभी ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खोमेनी एक भाषण दे रहे थे, उसमें कश्मीर का नाम लिया। किसी भी राज्य को हमारे आंतरिक मामले में कोई बात कहने के लिए हस्तक्षेप कहा जाएगा। अगर मान लो कि ईरान में कोई ऐसी घटना हो गई महिसा अमीनी के साथ, तो भारत उस पर बैन नहीं देगा। भाई दूसरे के आंतरिक मामले में हम क्यों टांग अड़ाए? इसीलिए अगर कोई, हम हस्तक्षेप के तमाम एग्जाम्पल होते हैं, कोई हमारी जमीन पे कब्जा कर लेगा, हस्तक्षेप, कोई हमारे आंतरिक विषय में बोलेगा, हस्तक्षेप, यह हर से। और सबसे बड़ा हस्तक्षेप का एग्जाम्पल होता है वॉर। रसिया ने यूक्रेन में क्या किया है? हस्तक्षेप। और हस्तक्षेप करता कौन है? शक्तिशाली। और आप याद रखिएगा, अगर शक्तिशाली लोगों को हस्तक्षेप की इजाजत दे गई तो दुनिया जंगल के कानून जैसी हो जाएगी। जो जबरा होगा वो हर को पीटेगा। अगर आपके गांव में हस्तक्षेप की परमिशन मिल गई तो शक्तिशाली आदमी गरीब आदमी को रहने देगा। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि दुनिया न्याय से, समानता से चलनी चाहिए। यही आधार पंचशील का है। गुजराल डॉक्ट्रिन में भी यही बेसिक टर्म आप देखेंगे कि दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। इस शब्द का महत्व बहुत बड़ा होता है। दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करें, इस शब्द का महत्व बहुत बड़ा होता है। अब मान लीजिए कश्मीर में काम करने वाले आतंकवादियों को प्रशिक्षण कौन दे रहा है? पाकिस्तान। हमने कई बार कहा भाई देखो, पाकिस्तान अगर तुमको एग्जाम अगर दिलवाना हो तो UPSC का फॉर्म निकल रहा है, BPSC के फॉर्म भी निकलने वाला है, उसमें भरवा दो तुम। यार भर्ती अलकायदा बेकायदा जैसे मोहम्मद, इसमें भर्ती करने क्या जरूरत है? लश्कर तोयबा। लेकिन पड़ोसी है, अगर पड़ोसी बेकार मिल गया मेरे बच्चों तो आपको बेचैन कर देगा। आप इस गलतफहमी मत रहिए कि मैं पावरफुल बन जाऊंगा। अरे लंगटा अकेले ही भारी पड़ जाता है। आप जानते हैं लंगटा मतलब? खुराफाती, लफंडर, आप जो भी कह लो। अरे मेरे बच्चों, मेरे गांव में आप जानते हो एक व्यक्ति थी जिन्होंने अपने, इतना खुराफाती व्यक्ति था कि बच्चों का नाम क्या रख रखा था, कट्टा, कुल्हाड़ी, कटारी, बम। उसके 5-6 बच्चे भी थे। मजाल है कोई से टकरा जाए, लोग डरते थे। अब सवाल ये है, एक बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता आपका पड़ोसी कितना पावरफुल है। पड़ोसी है तो आपके लिए ट्रबल पैदा कर देगा। इसलिए बहुत ध्यान से देखने की बात है। अगर आज आप जाके पोलैंड से पूछिए पड़ोसी का महत्व क्या होता है, ये बात जाके पोलैंड से पूछिए आप। क्यों? यूक्रेन में संघर्ष है तो कम से कम 10 लाख यूक्रेन के शरणार्थी इस समय पोलैंड में है, और पोलैंड को उनको खाना खिलाने में फजीयत हो रही। पोलैंड तो अपने आप बर्बाद हो गया, उसका तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। पोलैंड कहता है भाई हमें कुछ पैसा वैसा दो, तुम लोग क्या कर रहे हो? लोग कहते चुप कर, बेकार की बात करते हो, अभी लड़ाई चल रही है उसको देखो। अब बताइए, यूक्रेन वार का हम पे कम प्रभाव है क्योंकि हम उससे दूर है। प्रभाव तो वही है।
दुनिया में किसी घटना का प्रभाव ना हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन पड़ोस का प्रभाव हमेशा ज़्यादा होता है। 71 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ तो स्वाभाविक रूप में 1962 में। इसका मतलब है कि पड़ोस में कौन है और पड़ोस क्यों पहले आता है, इसको जैसे ही मर्जी वैसे आप देख लीजिए। पड़ोस पहले क्यों आता है? पाकिस्तान। अब स्वाभाविक रूप में जो ये सीमा है उसको हटा देंगे क्या? क्योंकि सीमा को हटाना मुश्किल ही नहीं है। अब आपको पता है पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान द्रोण से इधर अफीम, कोकीन, हेरोइन भेजता है। पहले पंजाब भेजता था। अभी क्या हुआ, पंजाब में काफ़ी सख्ती कर दी गई है। पंजाब में सरकार कोशिश कर रही, बीएसएफ ने बड़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अब उसने गंगानगर को चूज किया है, राजस्थान। ये है सीमा का मामला। तो मेरे बच्चों 1400, अब बताओ, यानी हमारे यहाँ नस्ली दवा कोई भेजना है तो कौन भेजेगा? पाकिस्तान भेजेगा। बात ध्यान से देखने की है। भारत में अगर आप कभी पिस्तौल का लाइसेंस लेने जाइए तो आपके पसीने छूट जाएंगे। गन का लाइसेंस मिलेगा नहीं, डीएम का सिग्नेचर होगा नहीं। और डीएम का सिग्नेचर कराने का मतलब है 2-4 जूते घिस देना। लेकिन हमारे घर 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 में तमंचा है। मैं मुरादाबाद एक शादी में गया था, पहली बार मैंने तब तब वो सॉन्ग नहीं आया था तमंचे पे डिस्को। ये रियल में बता रहा हूँ आपको। जैसे डीजे शुरू हुआ, कई 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 लोग तो ऐसे थे कि डांस करते समय पैंट खिसक जाती थी। एक हाथ से, मतलब इतना कॉमिक सीन था, मेरे पास एक हाथ से पैंट पकड़ा हुआ, दूसरे हाथ से तमंचा। मतलब अब कमाल की बात है, ये सब आ कहाँ से रहा है? और आपने कितनी बार न्यूज में सुना होगा कि AK-47 AK-47 पकड़े गए। आ कहाँ से जाते हैं भाई? गवर्नमेंट तो AK-47 देती नहीं। आते कहाँ से हैं सब? पड़ोस से। इसलिए मेरे बच्चों, हम भी स्वीडन के पास रहे होते। ओह माय गॉड। अब देखिए, ये जियो पॉलिटिक्स, यही है भू राजनीति। एक शब्द आता है बार बार, जियो पॉलिटिक्स। भौगोलिक कारक आपके विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। और पड़ोस ऐसा है जो बिल्कुल इस समय मर रहा है। पड़ोस तो पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान में जिसके पास भी थोड़े पैसे हैं, या तो यूएई में है या लंदन में है, अमेरिका में है। पाकिस्तान में वही बचा है जो बाहर जा नहीं सकता। अफगानिस्तान, ओ माय गॉड, कहाँ गया अफगानिस्तान? ये अब बताओ, अफगानिस्तान की ये पूंछ हमसे मिल जाती है पीओके से। अगर टेक्निकली पीओके इंडिया का पार्ट है तो अफगानिस्तान की सीमा बाखन गलियारा है, अफगानिस्तान की सीमा हमसे मिलती है। अफगानिस्तान में कुछ बचा ही नहीं है। अफगानिस्तान पहली बार आपने दुनिया में देखा होगा, एरोप्लेन के ऊपर भी लोग बैठते हैं। ये बड़ी हृदय बेदार घटना थी। जिस आदमी ने देखा उसकी रूह कांप गई। मतलब ऐसा लोगों की भागा भागी। आपको तो लगता होगा अफगानिस्तान में जो शासन है उसके लिए, उससे बहुत लोग खुश है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया में 99% लोग शांति से रहना चाहते हैं। और आपको बता दें, पाकिस्तान ने ऐसा प्रॉब्लम कर रखा है कि आज भी इंडिया के लिए वो प्रॉब्लम है। पाकिस्तान का फाउंडेशन क्या है? पाकिस्तान का फाउंडेशन ही ऐसा है। इंडिया का विरोध उसकी मजबूरी है, पहली बात। इंडिया का विरोध नहीं करेगा तो वो टूटेगा। कंडीशन दो ही है। और इंडिया में आप याद रखिए, आजकल तो जो आप देख रहे हैं जिस तरीके से भारत में भी सांप्रदायिकता फैल रही है, इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ साथ एक्सटर्नल पॉलिटिक्स बहुत जिम्मेदार है उसके लिए। आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि कुछ भी होता है, हर दिन पाकिस्तान क्या बयान जारी करता है, भारत में मुसलमानों की हमके बहुत चिंता हो रही है। हम कहे चुप कर, बेकार की बात करता है। तुम्हें क्यों चिंता हो रही है? अपने यहाँ चिंता करो। ना ना, अपने यहाँ के लोग हमें चिंता है। मैंने कहा इंडिया के मुस्लिम हैं भाई, इंडियन है ये। कहा ना ना, हमारे हैं हमारे। अगर सोच के देखें, जब पाकिस्तानी ये कहता है हमारे हैं, तो हमारे कट्टरपंथी क्या कहते हैं? ना ना भाई, तुम इनको लेके जाओ, तुम इनके लेके जाओ। पाकिस्तान जानबूझ के पाकिस्तान का अस्तित्व, जब तक इंडिया, भाई इंडिया क्यों बना था? भारत ने कहा कि भारत सेकुलर रहेगा, इसका मतलब भारत का कोई रिलीजन नहीं रहेगा। और पाकिस्तान ने कहा इस्लाम के आधार पे राष्ट्र बनता है।
अगर इस्लाम के आधार पर राष्ट्र बनता है, यकीन मानो पाकिस्तान ने ऐसा बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का, पूरे रीजन का। एक एग्जाम्पल ही मैं आपको 25 एग्जाम्पल आपको बता देंगे। अगर धर्म के आधार पर राष्ट्र बनता है तो पश्चिम एशिया में 55 राज्य ना होते, धर्म के आधार से बन जाते। और ये भारत के लोगों को भी सीखने की आवश्यकता है। आधुनिक आधार पर राष्ट्र सबसे अच्छा होता है। हमारे संविधान निर्माता सबसे बेहतर तरीके अपना रहे थे। क्या धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाएंगे, पर्सनल लोग कहेंगे जात का आधार बनाओ, फिर कहेंगे भाषा का आधार बनाओ। विभाजन कोई अंतिम पॉइंट आता नहीं। तो धर्म ही लड़ाई का कारण होता है तो परिवार में भाई भाई कलगाव कभी होता ही नहीं। ये सब पॉलिटिक्स है। और उसका मेन ब्रेन चाइल्ड कौन है? पाकिस्तान। क्योंकि भारत अगर सेक्युलर स्टेट के रूप में जब तक रहेगा, पाकिस्तान के इस्लामी राष्ट्र के सवाल पे लोग हमेशा सवाल उठाएंगे। इसे बलूच कहते हैं। बलूच कहते हैं भाई हम जाएंगे। अभी अपने कहा बलूचिस्तान प्रॉब्लम होती है, हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम होती है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व क्यों होगी? क्योंकि हमने कहा भाई सबको हम समान सम्मान देंगे, क्या नॉर्थ ईस्ट, क्या क्रिश्चियन, क्या बुद्धिस्ट। तभी तो सेकुलर स्टेट हमें लाया। और पाकिस्तान में बलूच क्या कहते हैं? बलूच कहते हैं भाई अब पाकिस्तान ही बर्बाद है, बलूचिस्तान तो महाबर्बाद था पहले से, उसमें कुछ डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया। बलूची कहते हैं भाई हमें अलग राज्य चाहिए। तो पाकिस्तान के लोग कहेंगे नहीं नहीं इस्लाम याद करो, इस्लाम इस्लाम। ने कहा नहीं हम बलूच बलूच बलूच। बंगाली बंगाली करते करते बांग्लादेश बन गया। यही यही बात हो। जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, पाकिस्तान ने कहा कि अब मुस्लिम पहले हैं, कहना है भालो बची, पहले भालो बची। ये लफड़ा फंसा था यहाँ पे। इसलिए आपको क्या लगता है, पाक जब तक यहाँ बंगला कल्चर रहेगी पाकिस्तान को चैन नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ने मॉडल कर दिया अफगानिस्तान को। एक जमाने में अफगानिस्तान, आप कभी 50 और 60 के दशक के अफगानिस्तान के फोटो जाके देखिएगा, आप दंग रह जाएंगे। इतना खुला समाज। पाकिस्तान ने मॉडल किया अफगानिस्तान को। पाकिस्तान अगला टारगेट किसको कर रहा है? बांग्लादेश को। इसलिए ऐसा पड़ोसी है। नेपाल में भेज देगा 2-4 लोग। बांग्लादेश को अगला टारगेट बना रहा है। इसलिए ऐसे पड़ोसी हैं तो क्या करें? भाग ले क्या कहीं, ठांस दें या प्यार से बात करें? कुछ चॉकलेट देने से काम चल जाएगा, पहली बात। और आप देखिए पाकिस्तान से कहा जाता है भाई ये बताओ चीन से तुम्हारी इतनी मित्रता क्यों होती है? अब आप जरा देखिए इंडिया की जियो पॉलिटिक्स। एक तरफ हमारे यहाँ है भूटान। भूटान जैसा छोटा पड़ोसी, देखिए ये जियो पॉलिटिक्स है। नेपाल भूटान ये हमारे पड़ोसी हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हैं। दुनिया में नेपाल भूटान जैसे लगभग 50 राज्य हैं। 50 राज्य हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यही भूटान नेपाल हमसे 1000 किलोमीटर दूर रहा होता, मतलब होता क्या हमसे? लेकिन हमारे पड़ोस में है पहला। और भूटान और भारत किसके बीच में? अब चीन इधर है और नेपाल, भारत इधर है। अब मान लीजिए हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में कोई छोटा व्यक्ति है, प्रधान के उम्मीदवार 2 हैं और एक व्यक्ति एक ही तरफ भाग रहा है, दूसरे को प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? नेपाल हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अगर नेपाल चीन को अपने यहाँ इन्वाइट कर देगा तो भारत के लिए प्रॉब्लम बढ़ा देगा। नेपाल का मतलब क्या है? 2 करोड़। यही भारत की कितनी चैलेंजिंग आप रीजन में आप देखोगे, हमेशा से चैलेंज रहा है चाइना खिलाफ। और दुनिया की महाशक्ति बनने को तैयार कौन है? चाइना। अगर चाइना के साथ संबंध खराब हो रहा है तो पाकिस्तान चीन के साथ क्यों जाता है? क्योंकि भारत विरोध में आ रहा है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। पाकिस्तान हमारा दुश्मन, चीन हमारा दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अब 2 तरफ अगर दुश्मन मिल जाए किसी राज्य के लिए, चैलेंज आएगा या बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। आपको क्या लगता है मालदीव में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो कौन कर रहा था? पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास एक ही चीज दुनिया में बताने को है, वो धर्म। बाकी उसके पास कुछ है नहीं। बाकी पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान क्या किसी को दे सकता है? या तो धर्म दे सकता है, परमाणु बम। वह पैसा है नहीं, टेक्नोलॉजी है नहीं, वैज्ञानिक है नहीं, इंजीनियर है नहीं। बाकी क्या देगा? बाकी दे सकता है तो आतंकवाद। वही बात, सीमा देता तो अच्छा है, हम तो तैयार। ओह माय गॉड, मैं तो सीमा को बहादुर महिला मानता हूं, मैं इसको ढूंढ रहा था।
अरे भाई, सीमा ने तो बता दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच संबंध की अनंत संभावनाएं हैं। जो कट्टरवादी लोग हैं वो तो सीमा को भी नहीं आने देना चाहते। हम तो चाहते हैं सीमा जैसे प्रगतिशील लोग आगे आए हैं। लेकिन आप याद रखो, अब अभी तो यह नहीं, कुल मिला के अच्छा क्यों ये बात है? अगर आप ये कहोगे कि आप ये कहोगे ना ना सर, इंडिया में भी देख रहे हो किस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है, हमने मान लिया। नेहरू ये पॉलिटिक्स नहीं करते थे। नेहरू भी थे। क्या पाकिस्तान का अप्रोच हमारे पर बदल गया था? नहीं, कभी बदला। अरे भाई, जुल्फकार भुट्टो, कौन? जुल, जुल नहीं, जुल, जुल्फकार भुट्टो। जुल्फकार भुट्टो ने कहा था कि हम भारत से 1000 साल तक लड़ेंगे। अभी 75 साल हुए हैं, 925 साल इंतजार करिए। और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा एग्जाम्पल आप देखेंगे। एक बात याद रखिए, पावर का मतलब अगर आपको देखना हो, रूस को देखिए, इसराइल को देखिए। एक रॉकेट कोई मारता है तो उलट के सैकड़ों मारता है। यही पावरफुल होने का मतलब है मेरे बच्चों। गांव में कोई छोटा, गांव में आप पावरफुल, गांव में कह रहे हो भाई चौधरी हूँ, मैं प्रधान हूँ, और एक आदमी आप गाली दे के चला गया, आप क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं, अनजान है। आज गाली दे गया, कल पूरा मोहल्ला गाली देगा, याद रखना। एक दिन मोहल्ले में पिट गए, पूरे मोहल्ले को पीटने का रास्ता आपने खोल दिया। किसी का मजाल है जो हमारी तरफ देख ले? पौआ भर का राज्य, ओ माय गॉड, राजपाल यादव खली को तंग किए हुए हैं। ऐसा दुनिया में कोई दूसरा एग्जाम्पल हो तो आप कभी देख के बताइएगा। यही भारत की शांतिवादी नीति का परिणाम रहा। ये देखो, छोटा भी अंगुली किया जा रहा है भाई, कमाल की बात है यार। अब यूक्रेन की गलती केवल इतनी थी कि रूस के पीछे चलने को तैयार नहीं। रूस ने ऐसा दबा दिया, यूक्रेन सांस नहीं ले पा रहा है। और हमारे यहाँ ये 75 साल से कभी लड़ेगा, कभी आतंकवाद फैलाएगा, और हम क्या कह रहे हैं? पड़ोसी है, शांति शांति। हम क्या, रहोगे या मिट जाओगे मेरे बच्चों? धीरज क्यों बोल रहे हो? अरे भाई, सीधी सी बात है, ये पॉलिसी चलती ही नहीं यार। सुरक्षा है उसके बाद जीवन है, या जीवन है उसके बाद सुरक्षा है? सुरक्षा है। और कोई भी इतना, मैंने फिर कहा, कोई ऐसा एग्जाम्पल आप पूरी दुनिया में बता दो जो इतने छोटे आकार का राज्य हो, पड़ोसी को इस कदर तंग कर रखा हो। याद ही आपको नहीं आएगा। आप घर भी जाकर सोचना कि क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल आता है कि नहीं आता है। एग्जाम्पल नहीं आता। इसका सीधा मतलब है, इसका सीधा मतलब ये नहीं कि हमें वॉर करना है। इसका सीधा मतलब ये नहीं कि हमें अपनी पॉलिसी बदल देनी है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पाकिस्तान जैसा होना है। लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ रत्ती भर समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। इसे तो अभी देखा, कुछ दिनों पहले भारत खिलाफ जितने भी पाकिस्तान में काम कर रहे थे, खटाखट खटाखट खटाखट, हमने कुछ थोड़ी करवाया। हमने कुछ थोड़ी करवाया। अब पाकिस्तान के लोग हैं वो कर रहे हैं। दूसरा क्या है, अब देखिए इंडिया की जियो पॉलिटिक्स देखिए, पड़ोसी पहले क्यों? ये है श्रीलंका, ये क्या है? मालदीव। मालदीव की जनसंख्या 6 लाख, भूटान 4 लाख, गांव है, देश है। हमें मालदीव कहेगा कुछ? कमाल की बात है यार। मालदीव मतलब, मालदीव, अगर मालदीव हमें कुछ बोल दिया, इसका मतलब यह है कि मोहल्ले का एक छोटा सा बच्चा आपको धमका दिया। आप क्लास करके जा रहे हैं, वो छोटा सा बच्चा है, 3 साल का होगा, ए कहाँ जा रहे हो? आप कहें क्यों? अगर मार के ठीक कर दूंगा तुमको। आप कहोगे हैं, इतना छोटा बच्चा आपको धमकी दे रहा है तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? इतना छोटा बच्चा रोज आप गाली दे रहा है तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? क्या? क्या करोगे मेरे बच्चे? आप जरा सोच के देखो, एक तरफ इतना पावरफुल देश, एक तरफ इतना छोटा, सबको बैलेंस करके रखना है। किस तरीके से सबको बैलेंस किया जाए? क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम मालदीव में होती है तो याद रखिए, सबसे पहले मालदीव समुद्र के सबसे, अभी COP 29 हो रही है बाकू में,
अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा मालदीव डूबेगा। मालदीव के लोग कहाँ आएंगे? भारत। और ऐसे आप सोचिए, जिस तरीके से जिस रास्ते पर पाकिस्तान बढ़ा हुआ है, भुखमरी यानी तय है। जब भुखमरी आएगा तो कहाँ आएंगे? अभी तो सीमा आई है, उसके बाद क्या आएंगे? इसका अब कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, शक्तिशाली है तो समस्या, और मरा तो समस्या। ये पड़ोस है, ये पड़ोस आपको है। शक्तिशाली है तो चैलेंज, और कमजोर है तो चैलेंज। और ऊपर तो हिमालय है, और नीचे कभी इंडियन ओशन में देखिए, इतनी जबरदस्त जोग्राफिकल पोजीशन शायद ही किसी देश की होगी। चाइना के पास भी इससे अच्छी जियोपॉलिटिकल कंडीशन दुनिया में केवल अमेरिका की है। अमेरिका बेस्ट कंडीशन है, एक तरफ पैसिफिक, दूसरी तरफ अटलांटिक, एक तरफ कनाडा, उसके बाद मैक्सिको। अमेरिका में दो तरफ से तो हमला हो ही नहीं सकता, पैसिफिक अटलांटिक से आप आ नहीं सकते। मैक्सिको इतना छोटा है, उसकी ताकत नहीं है, कनाडा उसका दोस्त है। तो ये जियोपॉलिटिकल सबसे बेस्ट कंडीशन होती है। अमेरिका का झगड़ा मैक्सिको साथ नहीं है, लेकिन अमेरिका भी तंग है मैक्सिको के अवैध शरणार्थियों से। अब बांग्लादेश में प्रॉब्लम आ रही है, तो बांग्लादेश के सारे घुसपैठी कहाँ आएंगे? भारत में। ये पड़ोस का फर्क है। और जरा सोच के देखिए, कल के लिए अगर आप कुछ गरीब आदमी कोई भी सीमा पर इकट्ठा हो जाएगा तो आपको बंदूक से आप उनको नहीं मार सकते। इसका मतलब है पड़ोसी थोड़ा स्टेबल भी होना चाहिए। अगर पड़ोसी बर्बाद होता रहेगा, आप शांति से रह नहीं पाएंगे भाई, कोई तो इफेक्ट आएगा आपके ऊपर। आप क्लास कर गए और आपने सोचा कि चलो अब नोट्स बनाते हैं, और जैसे क्लास कर गए और पता पड़ोसी अपनी दीवार में कील ठोक रहा है, आप शांति से रहोगे? यही मैं पूरे क्षेत्र में, श्रीलंका ही बर्बाद हुआ, श्रीलंका बर्बाद हुआ तो इधर से तमिलियन कड़पड़ 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 कड़कड़ कड़ी कड़ी कड़ी। हमने कहा भाई इधर किधर आ रहे हो? नेपाल में कुछ होता है भड़बड़ा के भारत, बांग्लादेश में कुछ होता है भड़बड़ा के भारत। हमने कितनी बार कहा भाई लोग मत आओ, हमारे पास वैसे ही ज्यादा है, बाकी कुछ आना हो तो आओ। ये बताओ, एक अजीब सी कंडीशन नहीं है? जहां भी कोई प्रॉब्लम होती है सबसे पहले लोग कहाँ भागते हैं? भारत। और ये कंडीशन तो इतनी जबरदस्त है भारत के लिए, समुंदर। लेकिन समुंदर है तो इसीलिए आजकल यहाँ पे चाइना की धमाचौकड़ी बढ़ रही है। हमने कहा चाइना भाई तो हमारे मोहल्ले में बार बार क्यों आ रहे हो? एक बात याद रखना बच्चों, हमारे मोहल्ले में कोई आके दूसरे से दोस्ती करके चला जाए तो हमारे रहने का मतलब क्या है? ध्यान देने की बात है कि नहीं? ये चाइना का मोहल्ला है, ये चाइना का मोहल्ला है, इंडिया का है। श्रीलंका से कौन दोस्ती करना चाहता है? मालदीव से कौन दोस्ती करना चाहता है? हम कह रहे पड़ोस तो छोड़ दो, कम से कम पड़ोसी पर पहला अधिकार हमारा है। और अगर याद रखना, पड़ोसी पर भी आपका अधिकार नहीं हो पाया तो आप महाशक्ति तो बिल्कुल नहीं है। वो जो महाशक्ति नहीं है वो क्या है? रवांडा, बुरुंडी और भूटान ही है। अब बताओ, पड़ोस कॉम्प्लेक्सिटी होती है नहीं होती है? क्यों पड़ोस पहले? लिख लीजिए पहला पॉइंट। पहला पॉइंट, आप भी पड़ोसी से परेशान हैं? आपका पड़ोसी अच्छा है? याद रखना मेरे बच्चों, अभी तो अभी तो मैं गांव गया था, तो ऐसे ऐसे किसी किसी रास्ते से एक बात थी। अब समझ लो कोई भी किसी का रास्ता रोक सकता है। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि एक बार मैं पुलिस अधिकारी बन जाऊंगा, वर्दी पहन के जाऊंगा, फिर गांव में देखता हूं कौन बड़े पड़ोसी से नहीं डील कर सकते। पड़ोसी पड़ोसी पूरे गांव को इकट्ठा कर रखा है, देखो भैया ये हमको धमका रहे हैं। कमजोर है तो समस्या, शक्तिशाली है कैसे पड़ोसी डील करें? एग्जाम्पल आपको बता दें, क्यूबा पौवा भर का देश है, क्यूबा अमेरिका को धमका देता था। और अगर ब्रिटेन चाहे भी तो ब्रिटेन इतनी दूर से मैं नहीं धमका सकता। और रूस में वार हो रहा है तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कल पाकिस्तान में कोई समस्या हो गई तो, और पाकिस्तान अगर इसी कंडीशन में टूट फूट गया तो
परमाणु बम लेके अगर कोई बैलगाड़ी में भाग गया तो? अरे लश्कर ए तोयबा ने कह रखा था, एक बात याद रखे आपको, अलकायदा के प्रमुख नेता ओसामा बिन लादेन की इच्छा थी कि मैं 10 लाख अमेरिकन को मारना चाहता हूं। वो वसीयत में लिख के गया है। अरे खुराफाती लोग तो ऐसे ही होते हैं दुनिया में, उनका धर्म से कोई मतलब नहीं है। 10 लाख लोगों को एक साथ मारने का एकमात्र वेपन है परमाणु बम, और आज भी आतंकवादी परमाणु बम की तलाश में है। और पाकिस्तान में लश्कर ए तोयबा ढूंढ रहा है परमाणु बम का है। उसे पूछा तुम चलाओ कैसे, तुम्हारे पास मिसाइल है क्या? कहना मेरे पास बैलगाड़ी है, मैं बैलगाड़ी में रख के केवल उसको टकरा दूंगा, परिणाम वही होगा। आप समझ लो। और कई बार तो लोग बड़े भावनात्मक हो जाते हैं, लोग कहते हैं एक बार पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए। लाहौर अमृतसर से महज 22 किलोमीटर दूर है, महज 22। और ये भी देखिए राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है। कितनी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आज़ादी के पहले पंजाब का सबसे समृद्ध क्षेत्र लाहौर था। लाहौर एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां BMW मर्सिडीज आज़ादी की पहले दिखती थी, रॉल्स रॉयस। आज अमृतसर 100 गुना आगे बढ़ गया और लाहौर 100 गुना पीछे चला गया। ये राष्ट्र की बर्बादी के सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से आगे चली गई, जबकि बांग्लादेश से बेहद पीछे था। लेकिन जो नया ट्रेंड बांग्लादेश में आया है, बांग्लादेश भी उसी रास्ते पे जा रहा है। और हसीना, शेख हसीना हमारी बड़ी अच्छी दोस्त थी। शेख हसीना को वहां लोगों ने दौड़ा लिया। हमने अभी भी कहा हसीना मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेंगे आपका। हसन का धन्यवाद, हम बता नहीं रहे हसीना कहाँ है, ये दोस्ती की बात है। लिखने की बात अब आपकी है, क्या लिखा आपने? पहला पॉइंट, विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा, विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा पहली बार इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा पहली बार यह कहा कि विदेश नीति में सर्वाधिक महत्व पड़ोसी देशों का होता है। विदेश नीति में सर्वाधिक महत्व पड़ोसी देशों का होता है, जिसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। विदेश नीति में सर्वाधिक महत्व पड़ोसी देशों का होता है, जिसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1, पड़ोसी देशों का जिसके उदाहरण निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर 1, पड़ोसी देशों के साथ भारत की सुरक्षा जुड़ी हुई है। पड़ोसी देशों के साथ भारत की सुरक्षा जुड़ी हुई है। नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार का प्रयोग करके भारतीय सुरक्षा को
प्रभावित किया जाता है। भारतीय सुरक्षा को प्रभावित किया जाता है। अब देखिए, पड़ोसी देश का एक महत्व आप समझिए, जिसे हम आंतरिक सुरक्षा के चैलेंज कहते हैं, वो भी फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट करती है। कश्मीर, इसे कहते हैं भू राजनीति। आप बड़ा ध्यान से, आपको कभी लगा एमपी में प्रॉब्लम क्यों नहीं है, प्रॉब्लम कश्मीर में क्यों है? ये किसका कारण? धर्म। अरे भाई, मणिपुर में कौन सा धर्म है? मणिपुर सीमावर्ती राज्य, कश्मीर सीमावर्ती राज्य, नागालैंड सीमावर्ती राज्य, और याद रखना, तमिलनाडु के पास समुद्र में कूदने के अलावा कोई विकल्प था नहीं। तमिलनाडु कहाँ जाता? नहीं तो तमिलियन की भी कभी कभी मांग हो, द्रविड़ नाडु, द्रविड़ नाडु। हमने कहा द्रविड़ नाडु मतलब, एक बार तो प्रभाकर ने कह दिया था कि हम ऐसा बनाएंगे कि तमिलों को मिलाकर एक राज्य बनाएंगे। तो हमने कहा कौन कौन से तमिलों को लोगे? का श्रीलंका के तमिल, भारत के तमिल, मलेशिया के तमिल। दैया कहाँ से बांधोगे उनको? इसलिए मेरे बच्चों, ये पड़ोसी का महत्व है। यानी हमें मणिपुर शांति चाहिए, म्यांमार स्टेबल होना चाहिए। अगर हम बांग्लादेश अनस्टेबल हुआ, नॉर्थ ईस्ट चपेट में आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट सीधा इम्पैक्ट करेगा। यानी और हमारे जितने खुराफाती आतंकवादी सब यहाँ कमाल करके भागते हैं नेपाल। नेपाल भारत के बीच में कोई सीमा ही नहीं है। सीमा मतलब मुक्त आवागमन है, पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता तो है नहीं। और हकीकत की बात यह है, भारत में कई ऐसे टॉप माओइस्ट हैं जिनकी सुरक्षा एजेंसीज को तलाश है, वो छुपे हुए हैं नेपाल में। ये पड़ोसी का मामला है। अब यूई में बैठकर कोई सीधा हमारी सुरक्षा को प्रभावित कर पाएगा, उसमें लिमिटेड रोल होगा। अभी तो यूई के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशन हो गए हैं। एक जमाना था जब वहाँ से भी इन्फ्लुएंस होता था। थाईलैंड से एनएससी, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, थाईलैंड में कोशिश करता था, वहाँ से हमारे रिलेशन अच्छे हैं। अभी भी सीमा पर जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते वो चीन और पाकिस्तान है। बाकी को तो कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी को हर किस्म पर मैनेज किए हुए हैं। क्योंकि अब आप सोचेंगे कि आप बिजनेस करें, मान लो कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप तो घर में व्यापार करूंगा, पड़ोसी करने देगा तब तो करोगे, पड़ोसी 2 गोली मार देगा, चलो। इसलिए पड़ोस की सुरक्षा, तो नेपाल की सुरक्षा हमारी सुरक्षा है, नेपाल की है, श्रीलंका की। अरे सीधी सी बात है, कोई भी दुनिया में कोई भी शिप जा रहा है, श्रीलंका में उसने तमाम हथियारों खेप गिरा दी, तो श्रीलंका से होकर वो हथियारों खेप सीधा किधर चली जाएगी? इंडिया। हमारी सुरक्षा प्रभावित हो गई। मालदीव। और कहा भी जाता है नेपाल में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने में पाकिस्तान, चीन की बड़ी भूमिका होती है। इसलिए उनकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा एक ही साथ है। और हमारे पड़ोसी देश के पास इतना बेहतर, भाई देखिए, अमेरिका में सिक्योरिटी टॉप क्लास की है भाई, वहाँ आजकल दुनिया साइबर सिक्योरिटी की है। म्यांमार, जितनी कहा जाता है कि हमारे यहाँ साइबर हैकिंग घटनाएं हो रही हैं, पाकिस्तान, म्यांमार, इन सबका बहुत बड़ा रोल आ रहा है। तो सवाल ये है, सुरक्षा के लिए भी पड़ोसी सबसे पहले आता है। हमारी सुरक्षा पे खतरा पोलैंड से आएगा क्या, या बुल्गारिया से आएगा? बुल्गारिया, पोलैंड, वहां से आने में समय लगेगा। नेपाल, आओ 2-4 ब्लास्ट करके भाग जाओ। कहा भी जाता है भारत में नोटबंदी के विफल होने के 2 बहुत बड़े कारण थे, बांग्लादेश और नेपाल। भारत की तमाम करेंसी इधर उधर चली गई। हथियारों की तस्करी, आप दिल्ली जैसे क्षेत्र में देखोगे, ड्रग एडिक्शन बहुत बड़ी समस्या है। ड्रग्स आ कहाँ से रही है? या तो म्यांमार से आ रही है, अफगानिस्तान से आ रही है। पड़ोस में है तभी तो। हम ऐसे जोन में हैं जो बड़ा कोलाहल वाला है दोस्तों। मतलब आप समझ लो, आप इसीलिए अगर आपका घर ऐसे वजीराबाद के ऐसी जगह है जहां रोज ही लोग लड़ पड़ रहे हैं, आपके पास विकल्प है छोड़ देना। अगर आगे बढ़ना है तो नहीं, फिर मजा लो उसी में। अरे भाई, रोज सुबह शाम को नूरा कुश्ती होती रहेगी, तो आप क्या पढ़ोगे? पहला इन्फ्लुएंस आप पे आएगा नहीं आएगा? और पता चला कि फायरिंग 2 लोगों के बीच में हो रही है, और कई बार तमाशबीन लोग निकल जाते हैं। आप गए छुड़ाने, आप तो यूपीसी, आप इथिक्स पढ़ रहे हो, और गाड़ी झगड़ा, पड़ोसी झगड़े कर रहे हैं, जाके छुड़ाए,
और छुड़ाने वाला ही। इसलिए मेरे बच्चों, पड़ोस बहुत इन्फ्लुएंस करता है। पड़ोसी ठीक, सब ठीक। और हमारे पड़ोसी कैसे हैं? अब देख लो, पाकिस्तान देख लो, श्रीलंका देख लो, बांग्लादेश देख लो। अरे यार, ऐसा लग रहा है कि हम टर्मोइल का पूरा क्षेत्र है। इंडिया स्टेबल कैसे बना हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान कहता है हम तो डूबेंगे सनम। नेक्स्ट पॉइंट अब देख लो। भारत एक महाशक्ति है। अगला पॉइंट है, भारत एक महाशक्ति है, इसलिए पड़ोसी देशों के साथ भारत का उलझाव पड़ोसी देशों के साथ भारत का उलझाव भारत के वैश्विक हितों की प्राप्ति में बाधा है। पड़ोसी देशों के साथ भारत का उलझाव भारत के वैश्विक हितों की प्राप्ति में बाधा है। भारत के वैश्विक हितों की प्राप्ति में बाधा है। अब एग्जाम्पल देखो, कितने बच्चे यहां पर हैं जिनका पड़ोसी के साथ जमीन का, पेड़ का, कटहल का विवाद है? ओ माय गॉड। पड़ोसन के साथ नहीं, ये लफड़ा नहीं करना भाई। मैं भी बताओ। तो अच्छा, ये बताओ। अच्छा, लड़कियां इतनी, मतलब लड़कियों से कोई, तुम लोग कोई झगड़ा नहीं है पड़ोसी के साथ? नहीं, लड़कियां झगड़े में इन्वॉल्व होती भी नहीं, वो तो हमें पूछा है कि सब खुराफात लड़कों का ही होता है। लेकिन सवाल ये है, ये बताओ, जिनका जिनका झगड़ा है, क्या सोचा है झगड़े के बारे में? कि जो पड़ोसी के साथ कटहल का विवाद है, उसको लेके रहोगे, छोड़ दोगे? क्या मूर्खता कर दी ना। अरे मेरे बच्चों, होता क्या है, एक कटहल के पीछे विवाद हो गया, गोली चल गई, 3 लोग मर गए, कटहल का पेड़ वहीं रह गया। आईआर पर कितना ध्यान रखना। अरे मेरे बच्चों, अरे यही तो प्रॉब्लम है यार। हम चक्कर में पड़े, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, उधर मेलोनी पड़ी हुई है, उधर ट्रंप है, उधर पुतिन है। ओ माय गॉड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इतनी दुनिया पड़ी हुई है। दिल्ली आके साम्राज्य बना लोगे, गांव में कटहल के पेड़ के लड़ोगे? याद रखना मेरे बच्चों, जीवन में छोटे मोटे विवाद को, हाथी हाथी अगर हर कुत्ते के पीछे पड़ जाए तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए भारत अगर एक महाशक्ति है, हमारी अपनी, पता चला सारी एनर्जी पड़ोसी के साथ गंवा दिया, सारी एनर्जी पड़ोसी में लगा दिया, और बाहर निकल के देखा तो नजारा ही कुछ और दिखा। तब मुझे लगा यार, ये तो कितनी बड़ी गलती हो गई। इसलिए क्लास में भी पड़ोसी के साथ उलझिए मत। पड़ोसी दो चार ऐसे ऐसे मार भी दे, चेंज कर दिए पड़ोस। पड़ोसी को देखेंगे अब पूरी दुनिया खाली पड़ी हुई है मेरे बच्चे। कटहल के पेड़ के पीछे पड़ोगे, सेब का बगीचा दिला दूंगा मैं तुमको। कटहल के पेड़ के पीछे पड़े हो। थर्ड पॉइंट, अगला पॉइंट, वर्तमान वर्तमान निजीकरण और उदारीकरण के दौर में देखो, ऑनलाइन क्लास में लिखा है सर, हमारी बकरी को पड़ोसी चुरा ले गए।
भूल जाओ मेरी बच्ची, रूपा रेखा लिखा है, बकरी भूल जाओ मैं तुम्हें, इधर आ जाओ मैं तुम्हें राइनासेरस दिला दूंगा। तो बकरी को, अरे बकरी के पीछे लड़ना है, छोड़ दो बकरी। क्या लिखा आपने? हाँ। निजीकरण और उदारीकरण के दौर में पड़ोसी के साथ व्यापार की भी पड़ोसी के साथ व्यापार की भी प्रबल संभावना होती है। चीन के अलावा चीन के अलावा चीन के अलावा भारत का अन्य पड़ोसी देशों के साथ चीन के अलावा भारत को अन्य पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में लाभ प्राप्त है। चीन के अलावा भारत का अन्य पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में लाभ प्राप्त है। माने व्यापार फायदे में है। देखिए, एक व्यापार घाटा होता है। बांग्लादेश के साथ हमारा व्यापार $17 बिलियन का था, सबसे बड़ा। श्रीलंका के साथ लगभग 10 से ज़्यादा व्यापार है। और आज की डेट में अगर संबंधों को ऐसे देखिए, देखिए दो नज़रिया है। पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान छोटा देश है। संबंध देखें कि भले ही पाकिस्तान हमारे विरोध में कार्यवाही करे, लेकिन कोशिश करिए कि व्यापार आगे बढ़ा रहे। आप याद रखिए, दो तरीके संबंध बनाने के। एक मारवाड़ी अंदाज होता है, मारवाड़ी हमेशा बिजनेस की बात करता है। मारवाड़ी झगड़े गोड़े की बात पीछे करके रखेगा, और झगड़ा करेगा भी। कई बार तो मैं किसी मारवाड़ क्षेत्र में गया, दो लोग आपस में लड़ गए, तो जिसकी कार नुकसान हो, कार से उतर के देखा, उसने कहा यार धंधे के टाइम पे नुकसान कर दिया, फिर कार में बैठ के चला गया। उसको पता है कि इस कार के लिए हम लड़ेंगे तो पता चला 2 घंटे का हमारा समय बर्बाद होगा, मिले कुछ नहीं। दिल्ली में देखो, 20 सड़क पे उतर जाएगा कार के लिए, 3 घंटा सड़क जाम कर रखेगा और मिला कुछ नहीं, या तो मारपीट कर लेगा। संबंध बनाने के दो तरीके हैं। एक बात बात पे लठ निकाल लो, एक बात बात पे चॉकलेट रख लो। लॉन्ग टर्म का रिलेशन कौन है? इसलिए मेरे बच्चों, आज की दुनिया उदारीकरण की है, भूमंडलीकरण की है। अरे हथियार ही रखने से दुनिया में लोग आगे बढ़ जाते। उत्तर कोरिया सबसे पावरफुल देश होता। उत्तर कोरिया के पास वेपन्स बहुत ज़्यादा है, दक्षिण कोरिया के पास परमाणु हथियार नहीं है। जर्मनी जापान ने आज तक न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया। दुनिया में उनकी पूछ क्यों है? पैसे कारण। तो दुनिया 90s बाद बदल रही है, पहली बात। अभी भी कई लोग देखे, समय के हिसाब से अगर आप नहीं बदल पाए, इसका मतलब फिर आप, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ बच्चों को तो गाँव में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये ऑनलाइन वाले बच्चे इतनी बड़ी बात लेकर किसी भी तरीके से भाग जाओ गाँव से। गांव में रहोगे, नजरिया छोटा होगा, विचार छोटे होंगे। उसी 2 इंच की जमीन में लड़ रहा है जिंदगी भर से, 3 पीढ़ियां चली गई उसी 2 इंच की जमीन चक्कर में। एक बात छोड़ दो, आगे बढ़ जा रही दुनिया व्यापार की है, दुनिया वाणिज्य की है, निवेश की है। आज भी कई राज्य बात नहीं समझ पा रहे हैं कि दुनिया व्यापार की हो गई, अब आप पड़े हुए हो हथियार लेने में। तो केवल हथियारों से आपकी समृद्धि नहीं हो पाएगी। और अगर हथियार से ही राष्ट्रीय हित बसते, देखिए हर चीज़ का अतिवाद बुरा होता है। सोवियत संघ का विघटन कभी नहीं होता। सोवियत संघ का विघटन इस बावजूद हुआ कि उसके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा संख्या में परमाणु हथियार थे। परमाणु हथियार सोवियत संघ को नहीं बचा पाए। इसका मतलब है, अगर आप आंतरिक रूप में, आर्थिक रूप में खतरनाक स्थिति में है, तो दुनिया का कोई वेपन आपको बचा नहीं पाएगा। इस बात को बैलेंस रखना है। तो भाई देखिए, पड़ोसी के साथ व्यापार करने में फायदे क्यों हैं? अब आप कहोगे मैं मैक्सिको के साथ व्यापार करूंगा, ब्राज़ील के साथ करूंगा। ठीक, कर तो सकते हो आप, करते भी हैं लोग। यहाँ से कोई टैंकर जाएगा मैक्सिको, 30 दिन उसमें लगेगा। और बांग्लादेश यहाँ से, कोलकाता से पहुंच से निकला, उधर पहुंचे 2 घंटे पहुंच गया बांग्लादेश।
व्यापार वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ भौगोलिक नज़दीकी होगी, कॉस्ट कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा पहला। व्यापार वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ कल्चर एक जैसी होगी। बांग्लादेश में जो साड़ी बनाता है, जो सूट बनाता है, वो भारत में खूब पॉपुलर है। बांग्लादेश टेक्सटाइल का हब बन गया भारत के साथ कोऑपरेशन से। पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट हो गई, क्योंकि इकोनॉमी का सिंपल प्रिंसिपल है, जहाँ लेबर सस्ता होगा वहाँ उद्योग लगेंगे। बशर्ते स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए, तभी तो उद्योग वहाँ लगेगा। इस वजह से पड़ोस में व्यापार के चांस हमेशा ज़्यादा होते हैं। व्यापार से हित करेंगे तो क्या होगा, लाभ लाभ की स्थिति होगी। इसे एक इंग्लिश में शब्द कहते हैं, इंग्लिश में शब्द का प्रयोग करते हैं, आईआर में खूब यूज होता है इन शब्दों का प्रयोग। एक होता है जीरो सम। जीरो सम को देवनागरी में पैसे लिख लीजिए, शून्य योग लिखेंगे तो फिर उसका टेक्निकल बहुत मतलब तो फ्रेज हमेशा एक है जीरो सम, दूसरा है नॉन जीरो सम। जीरो सम का मतलब है अभी इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से कोई मैच हो रहा है, या हुआ या नहीं हुआ? न्यूजीलैंड के साथ क्या हुआ, ये जीरो सम है। न्यूजीलैंड के साथ 3-0। न्यूजीलैंड नहीं, जीरो सम एक मैथमेटिक्स का शब्द है, एक ऐसी स्थिति को बताता है जहां दो पक्ष आपस में लड़ेंगे, एक जीतेगा दूसरा हारेगा। सम का मतलब जीतना, जीरो मतलब हारना। जीरो सम का मतलब होता है कि एक जीतेगा दूसरा हारेगा। जीरो सम का मतलब होता है कभी भी सहयोग की संभावना नहीं है। जीरो सम का मतलब होता है दोनों साथ साथ जीत नहीं सकते, दोनों साथ साथ हार नहीं सकते। जीरो सम का मतलब होता है हित मिलने की संभावना कम है, हित में विरोध ही होता है, ये जीरो सम है। और जीरो सम का मतलब है वार में ऐसा होता है, 71 में इंडिया जीत गया, 62 में चीन जीत गया, एक जीतेगा दूसरा हारेगा। इसका मतलब है 10 रुपये आपके पास है, अपने पड़ोसी को दे दिए तो आपके पास क्या बचा, जीरो। जीरो सम। आप रूममेट हैं, आप दो लोग हैं, अपने अपने दोस्त को नोट्स मत दीजिए, क्योंकि वो भी पढ़ के पास हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। आप याद रखो, जीरो सम का मतलब है आपको पास होना है, पड़ोसी को फेल करवाना है, सीटें कम है। इसे याद रखो, कभी भी अपनी स्ट्रेटजी बताओ मत। अगर कोई पड़ोसी पूछे किताब पढ़ने को तो गलत सलत किताब सब उसको बता दो, ये जीरो सम है। अब देखो, नॉन जीरो सम का मतलब है साथ साथ फायदा हो जाना। नॉन जीरो सम का मतलब क्या है, साथ साथ फायदा होना। यानी दो दो अगर रूममेट है, दोनों साथ साथ पढ़ के फायदे नहीं ले सकते। नॉन जीरो सम का मतलब है सबका साथ लड़ने से मिलेगा या व्यापार से। नॉन जीरो सम का मतलब सहयोग कीजिए, सबके फायदे हो जाएंगे। मैच ड्रॉ होगा तो कौन जीता और कौन हारा, इसे नॉन जीरो सम का मतलब है पर्यावरण पर्यावरण की रक्षा होगी तो सब जीतेंगे या कोई हारेगा, नॉन जीरो सम। तो इसलिए व्यापार व्यापार से सबको फायदा होता है, व्यापार सभी को फायदा देता है। तो व्यापार जीरो सम है या नॉन जीरो सम। वार, सेकेंड वर्ल्ड वार क्या था, जीरो सम, कोई हारा कोई जीता। इसलिए आज की दुनिया में हमें नॉन जीरो सम पर विचार करना चाहिए। और आप याद रखना बहुत ध्यान से, हम सेंटिमेंटल नहीं होते। राष्ट्रीय हित प्राथमिकता है या युद्ध या शांति। युद्ध करना कोई उद्देश्य नहीं होता, इसलिए कई बार लोग बड़े भावनात्मक हो जाते हैं। युद्ध रसिया ने कर रखा है, आज का युद्ध खत्म होगा ये तो तय करिए, खत्म कब होगा ये, और खत्म नहीं होगा। इसराइल बुरे फंस रहा है, अरे भाई लंबे समय तक वार में आप जाएंगे, आप इकोनॉमी प्रभावित हो जाएगी। इकोनॉमी प्रभावित होगी तो भाई, और सवाल है लेबनान और गाजा फिलिस्तीन, इनका तो कोई इकोनॉमी है ही नहीं है। आप कोई भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये बात को हमेशा याद रखिएगा, पड़ोसी के साथ आपने झगड़ा कर लिया, उसका कितना नुकसान है क्या ये कैलकुलेशन का विषय नहीं है, आपका कितना नुकसान होगा कैलकुलेशन का ही विषय होता है फॉरेन पॉलिसी में। इसलिए ये मत सोचिए कि पाकिस्तान से लड़ गया उसका कितना नुकसान कर दिया, उसका नुकसान क्या करेंगे, उसके पास कुछ है ही नहीं है।
नुकसान अपना करेंगे। इसलिए छोटे मोटे लोगों से तो लड़ने को ही परहेज करना चाहिए। अंतिम पॉइंट क्या लिखा आपने? पड़ोसी पहले क्यों, यही तो मैं बता रहा था। अगला, चीन और पाकिस्तान चीन और पाकिस्तान पहले से ही भारत विरोधी दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं। चीन और पाकिस्तान पहले से ही भारत विरोधी दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं। ऐसे में ऐसे में अन्य पड़ोसी देशों के साथ ऐसे में अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंध सामान्य बनाना भारत के लिए अत्यधिक आवश्यक है। अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंध सामान्य बनाना भारत के लिए अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास हेतु क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास हेतु पड़ोसी के साथ किसी भी राष्ट्र के विकास हेतु पड़ोसी के साथ सीमाएं शांत होना आवश्यक है। किसी भी राष्ट्र के विकास हेतु पड़ोसी के साथ सीमाएं शांत होना आवश्यक है। ये उत्तर है, पड़ोसी पहले क्यों। इसका मतलब है जब भी आप नेपाल लिखेंगे, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, ये सारे प्रिंसिपल आएंगे। अब पड़ोसी पहले क्यों है, ये तो कारण हो गया। गुजराल सिद्धांत ने क्या कहा? गुजराल ने कहा क्या? तो हेडिंग चेंज कर लीजिए। पड़ोसियों के साथ, हेडिंग चेंज कर लीजिए, पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर करने के उपाय। पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर करने के उपाय। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, गुजराल के द्वारा गुजराल के द्वारा पहली बार यह कहा गया पहली बार यह कहा गया कि भारत छोटे पड़ोसी देशों के लिए पहली बार यह कहा गया कि भारत छोटे पड़ोसी देशों के लिए एक तरफा छूट प्रदान करेगा। एक तरफा छूट प्रदान करेगा और उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करेगा।
एक तरफा छूट प्रदान करेगा और उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करेगा। बराबरी मतलब रेसिप्रोसिटी, बराबरी एक तरफा छूट, याद रखिएगा। गुजराल डॉक्ट्रिन में 5 बातें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जब कोई उत्तर हम लिखते हैं, याद रखिए गुजराल डॉक्ट्रिन की 5 में से 4 बातें न लिखिए चल जाएगा, 4 लिखिए ये भूल जाइए नहीं चलेगा। तो लिखने में क्रमिकता का ज़्यादा महत्व होता है। कुछ पॉइंट्स आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। तो गुजराल डॉक्ट्रिन में कहा गया कि एक तरफा छूट दी जाएगी। बात याद रखिएगा, जब हम कोई संबंध बनाते हैं, संबंध लेन देन से बनते हैं, केवल लेने या केवल देने से बनते हैं। ये बात ध्यान सुनने की है। कुछ लोग दुनिया में मित्र नहीं बना पाते। आप जानते हैं क्यों? वो क्या सोचते हैं, मेरे यहाँ आओगे तो क्या लाओगे, तुम्हारे यहाँ आऊंगा तो क्या खिलाओगे। बात स्पष्ट हुई? यानी कुछ लोग दुनिया में मित्र नहीं बना पाते क्योंकि हमेशा यही सोचते हैं कि दूसरे की ही चाय पिए। आप केवल लेने चक्कर में पड़े हुए हैं। संबंध गिव एंड टेक से बनता है। बस इतनी बात ध्यान रखने की है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो फिर आप व्यवहारिक आदमी नहीं। आप सोच रहे हैं कि अगले को कुछ खिलाए ही नहीं। अरे अगले को चाय पिलाकर उससे खाना खा लो, चाय पिला के नोट्स ले लो, कुछ तो लो दो। और एक खास बात है, और कई बार हो सकता है अगला इतना पावरफुल ना हो, इसलिए छूट कैसी होनी चाहिए? एक तरफा। अब बताइए, श्रीलंका घाटे में गया, श्रीलंका को जितनी सहायता हमने की वो सहायता हमें कर सकता है क्या? नहीं, उतनी क्षमता उसकी नहीं है, लेकिन अलग तरीके से सहायता मिल जाएगी हमें। इसलिए आपको याद दिला दें, पड़ोसी के साथ बराबरी वाला व्यवहार नहीं है। कई लोग तो जब आईआर नहीं पढ़ते इतनी मूर्खता वाली बात करते हैं। कैसे? अब शादियों के सीजन शुरू हो गया नवंबर में, एसी बंद कर दिए वाला, या तो फैन बंद कर दीजिए, भी एसी बंद कर दिए। अब देखो शादी, आप लोग को निमंत्रण करा रहे हैं शादियों का। अब आप देखोगे बराबरी का व्यवहार, मैं बताऊं बराबरी का व्यवहार कैसा होता है। अब किसी का निमंत्रण मेरे पास आया तो मैंने पहले डायरी उठा के देखी कितने रुपए उसने दिए थे। अगर उसने दिए थे 100 रुपए तो हमने दे दिए 100 रुपए। अरे कुछ इंटरेस्ट जोड़ के दिया होता तभी कुछ ज्यादा दिया होता, 101 दे दिया। और कई कई बार तो मान लो किसी ने हमें रिंग दे दी, कुछ दे दी, तो कई लोग तो जाके उसको बाकायदा दुकान पर उसका वेट करवाते हैं, मेजरमेंट कितने की ये अंगूठी है उतने की ही देंगे। ये बराबरी का व्यवहार है। अरे सीधी सी बात है, अगला आदमी हो सकता है कि आपको इतना देने की क्षमता में ना हो। आप ये मत सोचो कि उसने आपको कितना दिया, आप ये सोचो कि उसको आप कितना छूट दे सकते हो। इसलिए जब तक हसीना थी धनाधन हमने पैसा दिया, 2 बिलियन, 3, 4, 5 लगातार पैसा दिया उनको। रवांडा को भी दे रहे हैं, तो रवांडा हमें क्या दे देगा? श्रीलंका डूब रहा था, हमने जाकर कम से कम $3 बिलियन श्रीलंका को दे दिया। एक फायदा याद रखिएगा। आप कहेंगे सर ये कौन सी बात होती है? अच्छा, कई लोग तो आईआर जानते हैं तब भी प्रॉब्लम करते हैं। कोविड वैक्सीनेशन, कोविड के समय कई छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं जिसको भारत ने फ्री में वैक्सीन दे दी। कई लोग इंडिया में हल्ला मचाने लगे, वो तो पॉलिटिक्स थी, ये देखो भारत के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, हम बाहर वैक्सीन दे रहे हैं। ये सब दांव पेच है अपना नाम बढ़ाने का। अरे 100 200 वैक्सीन दे रहे थे। अरे बाहर की जनसंख्या कितनी है? कमाल की बात है, जितनी हमारे वजीराबाद जनसंख्या उतनी तो मालदीव की जनसंख्या है। तो हमारा कोई कंपैरिजन है क्या? अब मालदीव को अगर मान लो 1000 वैक्सीनेशन हमने दे दिया तो उसका टूरिज्म आगे बढ़ गया। मालदीव की उसी वैक्सीनेशन से टूरिज्म उसका रुका नहीं। इसलिए ये एक तरफा छूट का एग्जाम्पल है। और मैंने कई लोगों को देखा हुआ है, केवल पीआर से इतना बड़ा बिजनेस बना रखा है, कोई भी उनके शहर में पहुंच जाए उसे गाड़ी, होटल, खाने पीने का पूरा इंतजाम कर रखते हैं। पूरा खर्च किया 10,000 रुपये, उससे काम ले लिया 1 लाख रुपए का। कैसा लगा? ये मारवाड़ी दिमाग है। अगर आपको लगता होगा यार कोई चैरिटी का विषय नहीं है, इंटरेस्ट चलता है। कई बार पैसा भी दे के इंटरेस्ट पूरा होता है। और ध्यान सुनने की आवश्यकता ये है, अब हमने श्रीलंका को दे दिया 3 बिलियन, ये फ्री में थोड़ी दे दिया।
उसका फायदा सुनिए। अब 3 बिलियन जो पैसा दिया उससे गेहूं चावल वो सब हमसे खरीदेगा, तेल भी हमसे खरीदेगा, रेल बिछाना होगा रेल भी हमसे खरीदेगा, डब्बे भी खरीदेगा, उधर दिया इधर इंटरेस्ट भी देगा वो। और बाद में पॉलिटिकल गुडविल बन जाएगी, हाँ भाई उसने दिया उसने दिया। जापान ने मेट्रो बनाने का पैसा जापान ने दिया है, हमारे पास नहीं था। हम धीरे धीरे उसको उधार वापस करके देंगे। हाई स्पीड ट्रेन के लिए जापान से पैसा ले रखा है। हाँ इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, इसे लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं, LOC, लाइन ऑफ क्रेडिट। तो भाई उधार इंटरेस्ट बड़ा कम होता है, कहीं 0.1%, 0.2, 1% ज़्यादा होता ही नहीं। भाई 1% तो उनको बहुत पैसा मिल जाता है, और वो इन्वेस्टमेंट करेंगे कहाँ। इसलिए हम किसी से लेते हैं और किसी को देते हैं। और दूसरी बात है, महाशक्ति अगर आप हैं, आप जानते हो नेता, नेता से IR सीखो मेरे बच्चों। जब नेता चलता है 50 लोग हमारे नेता जिंदाबाद जिंदा, नेताजी उनके दिन भर खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, तभी नेताजी के पीछे हंगामे करके चल रहे हैं। अब नेताजी जोड़ने लगे कि ना ये सब तो हमारे ऊपर बोझ बन रहे हैं, कुछ काम करते नहीं, बिला वजह कल खा रहे हैं। आप तो नेताजी के पीछे जाओगे नहीं, आप तो कमरे में बैठ के रोड्स बना रहे हो। इसीलिए जितना नेता है वो सब IR का प्रयोग तो करता है, एक तरफा छूट देते जाओ, बाद में फायदे मिलने तय हैं। अब बराबरी का व्यवहार करोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसे याद रखना। हम जो छोटे पड़ोसी देश है, छोटे बहुत ही छोटे हैं, नेपाल 2.5 करोड़, नेपाल की आबादी बराबर हर साल हम जनसंख्या अपने देश में जोड़ देते हैं। हर साल हमारे देश की जनसंख्या, मैं तो प्रधानमंत्री का भाषण सुनता हूँ, जब प्रधानमंत्री बने थे तब 125 करोड़ कह रहे थे, अब 145 करोड़ कहते हैं। मैं जनसंख्या का आंकड़े नहीं देखता, प्रधानमंत्री का भाषण सुन लेता हूँ, तो मुझे लगा कि हमने बताओ क्या जबरदस्त हमारी प्रगति है। 125 से 145, मतलब 20 करोड़ सूखा सूखा हमने जोड़ दिया महज 10 साल में। महज 10 साल में 20 करोड़ जोड़ा है, या नया पाकिस्तान बना दिया। नया पाकिस्तान, नया बांग्लादेश, और 15 साल में एक नया अमेरिका। अमेरिका का आबादी 35 करोड़ है। ये हमारी ताकत है मेरे बच्चों। अब बताओ, अब 145 करोड़ का देश के नागरिक, अब मालदीव के हैं बराबरी का व्यवहार। इसलिए हमने मोइजो को पुचकारा। उनका मोइजो साहब क्या प्रॉब्लम है? उनका प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान आके कहता है कि तुम भारत में मत जाओ मत जाओ। हमने कहा पाकिस्तान से पैसा मांग लो। तो मोइजो ने फोन किया, उनका भाई जितना भारत देता उतना तुम दो। पाकिस्तान का ठेंगा हम क्या देंगे, हम कुछ नहीं देंगे। इसलिए अभी मोइजो के पास चावल घट गया था। समुद्र में मछली अफराद मिलती है, चावल नहीं होता। केवल मछली खाई नहीं है सकती, चावल कहाँ से आएगा? सारे मालदीव में सारे पर्यटक इंडिया के होते हैं। अरे पड़ोसी को फायदा, हमें फायदा। और हम क्यों इतना चाहते हैं कि बस हमारे हितों का ध्यान रखना। पाकिस्तान चीन जैसे राज्यों से ज्यादा नजदीकी दिखी, वहां नजर तिरछी हो जाएंगी। फिर भाई इतना ध्यान तो रखो यार, पड़ोसी हो तो पड़ोसी के साथ नजर मिलनी चाहिए। कमाल की बात है। इसलिए छोटे पड़ोसी देशों को एक तरफा छूट देंगे। अब बताओ, म्यांमार, बांग्लादेश, यही अभी बांग्लादेश के साथ भी किया था। लेकिन आप कहेंगे छोटे कौन है चीन पाकिस्तान के अलावा? तो आप कहो गुजरात। सर गुजरात सिद्धांत चीन पाकिस्तान साथ नहीं चलता क्या? चलता है, उसका तरीका अलग है। यही कहा जाता है कि गुजरात सिद्धांत हमारे पड़ोसियों का डिपार्चर था। इसी को अब वर्तमान प्रधानमंत्री ने नाम दे दिया नेबरहुड फर्स्ट। ध्यान से देखने की बात है। प्रधानमंत्री पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने, पहली विदेश यात्रा थी भूटान। सबसे छोटा पड़ोसी है या बड़ा? पहली यात्रा कहाँ हुई? पड़ोसी के लिए बाहर। अभी हमारे प्रधानमंत्री की पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर पहली संयुक्त यात्रा रसिया के लिए हो गई। लेकिन रसिया के लिए यात्रा इसलिए हुई क्योंकि वो द्विपक्षीय मामला नहीं था, कुछ और था। अन्यथा जितनी बार प्रधानमंत्री बने हैं, दूसरी बार में श्रीलंका मालदीव गए, पहली बार भूटान गए। पड़ोस ज्यादा है, पड़ोस पहले काम आएगा ना। इसे याद रखना।
बीमार आप हो जाओगे, पहले पड़ोसी को बुलाओगे या पहले रिश्तेदार को? मित्र का चयन किया जा सकता है या पड़ोसी का? पड़ोसी का चयन आप नहीं कर सकते, तो है वो। ये आपकी इच्छा है कि जर्मनी के साथ जाए ना जाए, कनाडा के साथ संबंध तोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कनाडा जैसा 20 देश और आ जाएंगे। नेपाल के साथ आप संबंध नहीं तोड़ सकते, क्यों? सीमा। नेपाल के साथ संबंध तोड़, क्यों? पाकिस्तान, चीन, मालदीव, श्रीलंका, कहाँ जाओगे अब? अगला पॉइंट, छोटे पड़ोसी देशों में, छोटे पड़ोसी देशों में चीन और पाकिस्तान शामिल नहीं है। छोटे पड़ोसी देशों में चीन और पाकिस्तान शामिल नहीं है, लेकिन गुजराल सिद्धांत में यह उल्लिखित है। छोटे पड़ोसी देशों में चीन और पाकिस्तान शामिल नहीं है, लेकिन गुजराल सिद्धांत में उल्लिखित है कि सभी पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण रूप में सभी पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण रूप में विवादों का समाधान किया जाएगा। द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण रूप में विवादों का समाधान किया जाएगा। बात ध्यान सुनने की है। कैसा? एक है, शब्दों पर ध्यान दीजिए, शब्दों पर खूब ध्यान देने की आवश्यकता है। आवाज आ रही है? तो संबंध का समाधान कैसे होगा? द्विपक्ष के द्वारा। बात ध्यान सुनने की बात है। आपका झगड़ा आपके पार्टनर के साथ हो जाए, कभी भी उसमें तीसरे को इन्वॉल्व मत करना। झगड़े को द्विपक्षीय रूप में हल करो। और तीसरे को आपने बुला लिया, पता चल तीसरा ही पार्टनर लेके भाग गया, बैठे रह गए वहीं पे। ये गलती जीवन में कभी नहीं करना है। तीसरे का पता नहीं क्या इंटरेस्ट है। इसलिए किस शब्द का प्रयोग किया हमने? द्विपक्षीय। शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक है द्विपक्षीय, तरफ बहुपक्षीय। पार्टनर जिस रूम में रहते हो, 2 लोग केवल हैं या 5-6 लोग हैं? अगर आपने पूरा फ्लैट ले रखा है और 6-7 बच्चे हैं, इसका मतलब पार्टनरशिप बहुपक्षीय है। ब्रिक्स बहुपक्षीय, 2 देश द्विपक्षीय। दूसरी बात, ये कल्पना करना कि विवाद नहीं होगा, रोमांटिक विचार है। अगर हम ये सोचेंगे कि एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां विवाद ही नहीं होगा, संभव नहीं है। विवाद को खत्म करेंगे और उसका शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। शांतिपूर्ण यानी विवाद तो रहेंगे, उसका समाधान हिंसक नहीं होना चाहिए, वार से नहीं होना चाहिए। ये गुजराल सिद्धांत कहता है। इसलिए अब आप देखोगे कि सामान्यतः पाकिस्तान हर बात पे क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ को बुला दो, चीन को बुला दो, इनको बुला दो। अरे हमने कहा सीधी बातचीत कर लो भाई, क्या प्रॉब्लम है? द्विपक्षीय, अगर आपस में झगड़े हैं तो 2 पक्ष को बुलाया जाए, तीसरा पक्ष तो अपना फिर उसमें फायदा लगा देगा। और शांतिपूर्ण, गुजराल सिद्धांत सभी पड़ोसी देशों के लिए है। और सच मानिए, पहला प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तरफा छूट। और मैं आपसे पूछूं, एक तरफा छूट क्यों देना चाहिए?
कारण बहुत स्पष्ट है, सारे वही कारण, एक तरफा छूट क्यों? क्योंकि फिर वही चाइना है, छोटे पड़ोसी इतने छोटे हैं कि वो हमें उतनी सहायता दे ही नहीं सकते। हमें तो सहायता देना चाहिए। इतिहास का एग्जाम्पल आपको बताया है कैसे छूट से इंटरेस्ट बनते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पश्चिम यूरोप के देश बिल्कुल बेहाल थे आर्थिक रूप में, और सोवियत साम्यवाद आगे बढ़ रहा था। ऐसा लगा कि दुनिया में पूंजीवाद का विनाश हो जाएगा, सोवियत साम्यवाद आगे चलाएगा। लेकिन अमेरिका ने मार्शल योजना से पूरा प्लान फेल कर दिया। अमेरिका ने सोवियत संघ को आगे बढ़ने से रोक दिया। आर्थिक रूप में आर्थिक रूप में रोका, सैनिक रूप में नहीं रोक पाया वो। और जब सारे यूरोपीय देशों ने मार्शल प्लान की योजना एक्सेप्ट कर ली, अमेरिका ने सबको जबरदस्त तरीके से आर्थिक सहायता दी। उससे हुआ क्या? साम्यवाद का प्रभाव रुका, अमेरिका के व्यापार बढ़े, पूंजीवादी व्यवस्था स्थिर हो गई। इसलिए अगर हम बड़े प्रभावशाली प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बहुत ध्यान से देखने की बात है मेरे बच्चों, कई लोग तो आईआर, उनको जन्मजात आईआर का प्रैक्टिस वो करते हैं। आईआर तो ऐसा विषय है, कई लोग तो जन्मजात प्रैक्टिस करते हैं। आपने ध्यान से देखा होगा, हमने कई बार देखा गाँव वगैरह में, अगर किसी को प्रधान का चुनाव लड़ना है तो 2-3 साल पहले से यूनिलेटरल कंसेशन शुरू कर देगा। वो चला जाएगा उनकी शादी में, अच्छा आपके यहाँ शादी पड़ी है, इतना पैसा दे दिया। आप कहेंगे यार बड़ा अच्छा आदमी है वो, अच्छा है, उसका निगाही का और है। जितने हमारे यहाँ बाहुबली चुनाव जीतते हैं वही ये प्रैक्टिस करते हैं पहले। आपको लगता होगा कि बंदूक के दम पे कोई चुनाव जीत जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। यूनिलेटरल कंसेशन, वो आपकी शादी में आ जाएगा बिना वजह। अच्छा आपको कोई जरूरत है, लो 10,000 रुपये। जिसने आपको 10,000 रुपये दे दिया, वोट देंगे या नहीं देंगे? ये डिप्लोमेसी होती है, ये आईआर पढ़ने का परिणाम है। और दूसरा जो कंजूस आदमी होता क्या है, वो ये चाय पी के चला गया यार। अरे चाय पिलाते रहो, कहाँ काम दे जाएगा पता नहीं है, क्योंकि वो आपको चाय नहीं पिला सकता। इसे दोस्त बनाते रहो चाय पिला पिला के। लिख लो मेरे बच्चों आगे, अगला पॉइंट। गुजराल गुजराल सिद्धांत में यह भी अपेक्षा की गई गुजराल सिद्धांत में यह भी अपेक्षा की गई कि दक्षिणी एशियाई देश दक्षिणी एशियाई देश अपनी भूमि का प्रयोग दक्षिणी एशियाई देश अपनी भूमि का प्रयोग दूसरे के विरुद्ध नहीं करेंगे। अब दूसरे के विरुद्ध नहीं करेंगे, जैसे अपनी भूमि का प्रयोग दूसरे के विरुद्ध करना, इसका मतलब क्या है? अगर पड़ोसी से किसी की झगड़ा है और उस आदमी को बार बार अपने पड़ोस में बैठा रहे हो, तो समझ लो पड़ोसी के साथ संबंध आप खराब करोगे। पाकिस्तान अपनी जमीन का प्रयोग भारत के खिलाफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, पैसा दे रहा है। यानी गुजराल सिद्धांत में एक भारत क्या करेगा ये भी बात है, और पड़ोसी क्या करेंगे ये भी अपेक्षा है। कोई भी पड़ोसी अपनी भूमि का प्रयोग हमारे खिलाफ न करे। अब कोई नॉर्थ ईस्ट में अगर आतंकवादी संगठन है, उसको म्यांमार शरण देगा तो प्रॉब्लम है, बांग्लादेश शरण देगा तो समस्या है। अगला पॉइंट। कोई भी कोई भी राज्य दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करे। कोई भी राज्य दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करे।
और अंतिम पॉइंट, दक्षिण एशिया के सभी राज्य साझे हितों के लिए कार्य करेंगे। दक्षिण एशिया के सभी राज्य साझे हितों के लिए कार्य करेंगे। तो साझे हित क्या है? सुरक्षा। साझे हित क्या है? व्यापार। साझे हित क्या है? पर्यावरण। ये साझे हित है। देखिए, एक तो हमारे अपने हित होते हैं, क्या होते हैं? साझे हित। तो पढ़ना साझा हित है, केवल आपका अपना हित है? भाई, अगर कोई अलग अलग लोग अलग अलग नोट्स बना के आपको दे दें तो साझा हित ही है। साझा हित है। पर्यावरण की रक्षा साझा हित है, अकेले हित है? इसलिए हम साझे हित पर विचार करें तो लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। इसका मतलब गुजराल सिद्धांत क्या कहता है? एक बात याद रखिए बच्चों, दुनिया में दो प्रकार का अप्रोच है। पहला अप्रोच ये है, पड़ोसी हमारा दुश्मन है। और ये दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या अविश्वास की, मिसट्रस्ट। और मिसट्रस्ट की समस्या मनोवैज्ञानिक रूप में होती है। मिसट्रस्ट कैसे होता है? और साझा हित होगा तो पहले मिसट्रस्ट आप दूर करिए। आपको पता है सास बहू के बीच झगड़े का मूल कारण क्या है? मिसट्रस्ट। बहू जहां भी सास को देखेगी क्या सोचेगी? मेरे बारे में बात कर रही होगी। मिसट्रस्ट। आपका अगर आपके पार्टनर साथ झगड़ा हो जाए, जहां भी खड़ा होगा मेरी शिकायत कर रहा होगा। अब कल जाके पूछते हैं मेरे बारे में कुछ कह रहा था क्या, भले आपसे उसका कोई मतलब ना हो। मिसट्रस्ट। ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, यही समस्या तो है दुनिया में। और दोस्तों, ये मनोवैज्ञानिक होती है। अगर एक बार आपका किसी से मिसट्रस्ट हो गया, झगड़ा होना तय है। लेकिन अगर आपका किसी पे ट्रस्ट है, कुछ भी हो जाए संबंध हिलता नहीं। और पूरे दक्षिण एशिया की मूल समस्या क्या है? मिसट्रस्ट। पाकिस्तान कई बार कहता है तुम हमें बर्बाद करने पे लगे हो क्या भाई, तुम हमारा विनाश कर दोगे? हमने कहा चिंटू, तुमने कहां से सिद्धांत पढ़ा है? कहा नहीं नहीं भाई, तुम हमारा विनाश करना चाहते हो। मिसट्रस्ट। ये बताओ। इसलिए भारत इतना बड़ा देश है, ये छोटे छोटे सारे देश भारत साथ जुड़ जाएं, सबका साथ। लेकिन हमें भी एक बात याद रखिए, बड़ा आदमी कौन होता है? जो सबको धमकाता ना फिरे। बड़ा आदमी ये होता है जो सबको प्यार से साथ लेके चले, वही बड़ा आदमी होता है। और अगर आपने सोचा कि छोटी बहन को धमका के रख देंगे तो समझ लो छोटी बहन रिवोल्ट कर देगी। इसलिए नेपाल को धमकाना है, पुचकारना है। कैसे? आगे लिख लो, अगले पैराग्राफ से। गुजराल सिद्धांत। गुजराल सिद्धांत के अनुसार भारत, गुजराल सिद्धांत के अनुसार भारत को यह प्रयास करना चाहिए भारत को यह प्रयास करना चाहिए कि वह छोटे पड़ोसी देशों के साथ एल्डर ब्रदर का व्यवहार करे। लिखा है एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर का व्यवहार करे, जिसके अनुसार एल्डर ब्रदर का व्यवहार करे जिसके अनुसार पड़ोसियों को आवश्यकता पड़ने पर छूट दे।
भारत का भारत का छोटे पड़ोसी के साथ भारत का छोटे पड़ोसी के साथ बिग ब्रदर का व्यवहार नहीं होना चाहिए। भारत का छोटी पड़ोसी देशों के साथ बिग ब्रदर का व्यवहार नहीं होना चाहिए। बिग ब्रदर एक आधिपत्यवादी व्यवहार है। बिग ब्रदर एक आधिपत्यवादी व्यवहार है। बिग ब्रदर एक आधिपत्यवादी व्यवहार है। आधिपत्यवादी मतलब है जो होता है ना, ठांसने वाली बात होती है, हर बात पे डांटते रहना, धमकाते रहना। इसीलिए कुल मिलाकर गुजराल सिद्धांत क्या कहता है कि पड़ोसी देशों के साथ, क्योंकि उनके आकार छोटे हैं, इसलिए उनके साथ प्यार से व्यवहार करना ज़्यादा अच्छा है। यही है गुजराल सिद्धांत। इसी में एक लाइन जोड़ लो। वर्तमान सरकार ने इसी नीति को पड़ोसी पहले का नाम दिया है। पड़ोसी पहले का नाम दिया है। तो आज के लिए इतना ही। फिर कल पढ़ेंगे परमाणु नीति, न्यूक्लियर पॉलिसी। आज के लिए इतना ही।